आवर्स एक अवैध चिमेरा प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हमारा MC एक शक्तिशाली एस रैंक चिमेरा, जिसे नंबर 17 के नाम से जाना जाता है, अपनी कार्यक्षमता खो रहा है। यह निर्णय लेते हुए कि अब यह उपयोगी नहीं है, वे इसे शिकारियों के एक समूह के साथ राक्षसों के लोक में भेज देते हैं और उसे उनकी रक्षा करने का काम सौंपते हैं। लेकिन उसके वापस लौटने पर रोक लगा देते हैं। लोक के अंदर अनगिनत राक्षस हमला करते हैं, लेकिन 17 उन्हें आसानी से नष्ट कर देता है, जिससे शिकारी का अस्तित्व सुनिश्चित हो जाता है। जब मिशन समाप्त होता है और द्वार बंद होने लगते हैं, तो शिकारी उसे योजना के अनुसार छोड़ देते हैं, बिना किसी के आदेश समाप्त होने और उसके शरीर के काम करना बंद करने के बाद 17 की मानवीय यादें फिर से उभर आती हैं। वह एक अनाथ था जिसका अपहरण कर लिया गया था और 500 से ज्यादा राक्षस कोशिकाओं के इंजेक्शन लगाने के बाद उसे एक चिमेरा में बदल दिया गया था। जैसे जैसे उसकी जिंदगी खत्म होती है, उसके मूल से एक जबरदस्त विस्फोट होता है और एक चौंकाने वाले मोड़ में नंबर 17 का पुनर्जन्म होता है, एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक बार फिर अपने मूल मानव रूप में। 17 विस्मय में डूब जाता है, क्योंकि वह समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर राक्षस कोशिकाएं अभी भी सक्रिय हैं, यानी वह एक सामान्य इंसान नहीं है। उसे पता चलता है कि प्रयोगशाला उसके साथ पहले ही कुछ हो चुका है, इसलिए वे उसे वापस लेने नहीं आए हैं। उसके शरीर में आए बदलावों के अलावा उसकी कलाई पर लिखा प्रयोग क्रमांक भी गायब हो गया है। 17 का मानना कि वह अपने शरीर में रहने वाले अग्नि प्रकार के राक्षसों की क्षमता की बदौलत वापस जिंदा हो पाया जाहिर है। जब तक उसका मूल नष्ट न हो जाए, वह जीव 3 बार तक जीवित रह सकता है। हालांकि एक कहावत है कि फीनिक्स मानव कोशिकाओं के साथ नहीं जुड़ता, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसका अपना मामला खास है। 17 को पता चलता है कि सब कुछ लैब ने उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए जो कुछ किया था, वह पूरी तरह से गायब हो गया है और चूंकि 17वें नंबर के रूप में उसका जीवन समाप्त हो चुका है, वह एक सामान्य इंसान की तरह जीने के बारे में सोचता है। एक नया जीवन शुरू करने की चाह में वह अपने लिए एक नाम सोचता है और अंततः डन पर शे से मिलता है। शियोन शुरू में बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन वह इस विचार को छोड़ देता है क्योंकि उसे यह भी नहीं पता कि उसे किसे निशाना बनाना है। फिर भी उसे विश्वास है कि एक दिन वह अपने लक्ष्यों से मिल ही जाएगा। जब शियोन को पता चलता है कि उसका शरीर नंगा है, तो वह उसे पता चलता है कि कपड़े पाना इंसान बनने की पहली सीढ़ी होगी। वह दानव लोक में घूमना शुरू करता है और जल्द ही उसे एक नदी मिल जाती है जो उसे लगता है कि मददगार होगी। वह इधर-उधर देखता है और अचानक उसे एक मरा हुआ पक्षी राक्षस मिलता है जो जहर से मरा था। चूंकि उसे चमड़े की जरूरत थी, इसलिए उसने सोचा कि पक्षी की खाल काम आएगी। वह अपने हाथ को एक ब्लेड में बदल लेता है और प्रयोगशाला में सीखी गई बातों के साथ वह पक्षी की खाल उतारने लगता है। जैसे ही वह पक्षी की खाल में अपना ब्लेड घुसाता है, एक बड़ा जहर की गंध हवा में भर जाती है। फिर भी चियान पक्षी की खाल उतारना जारी रखता है और अंततः मृत पक्षी को नंगा कर देता है। अब उसके पास एक बड़ा चमड़ा है जिसे वह कपड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह निराश है कि चमड़ा बहुत सख्त है और साथ ही उसका उपचार भी नहीं किया गया है। तभी उसे याद आता है कि वह खुद चमड़ा रंग सकता है। वह काम पर लग जाता है और चमड़े को तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक वह पूरी तरह मुलायम न हो जाए। चियान को अपनी सफलता पर गर्व होता है और वह बिना समय गंवाए चमड़े को आकार देने में लग जाता है। ऐसा करते समय पक्षी उसके पीछे अचानक जिंदा हो गया है। अपनी मुट्ठियों से वह खाल को उस आकार में फाड़ देता है जो वह चाहता है, ताकि वह एक गुफावासी का कपड़ा बन जाए। वह देखता है कि जहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वह इस पर काम करने के लिए बहुत आलसी है और वह उसे ऐसे ही रहने देने का फैसला करता है। तभी उसे चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देती है और वह पलटकर देखता है कि चिड़िया असल में मरी नहीं थी। ईशान देखता है कि चिड़िया उसकी बातों के अनुसार चल रही है, जिससे अंततः यह संकेत मिलता है कि वह शायद उसे समझ रही है। ईशियन और भी हैरान हो जाता है। पक्षी में पहले से ही मृत्यु के सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी कारण से वह अभी भी जीवित था। अब बिना ज्यादा सोचे समझे वह समझ जाता है कि यह अमर प्रकार के राक्षसों में से एक है। वह जानता है कि उसका पुराना स्वभाव बिना सोचे समझे पक्षी को मार देता,
लेकिन चूंकि पक्षी पहले से ही इतना कमजोर है कि हिलडुल नहीं सकता, इसलिए उसे उसे मारने का कोई कारण नहीं दिखता। वह उन दोनों को भाग्यशाली प्राणी मानता है और पक्षी से आग्रह करता है कि वह अपना दूसरा जीवन अच्छी तरह से जिए, जैसा कि वह भी चाहता है। जैसे ही वह चला जाता है, शियान जिक्र करता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो वे आखिरकार कहीं फिर मिल सकते हैं। कपड़ों की समस्या हल करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका अगला काम अपने लिए एक घर खरीदना है। चियान इधर-उधर देखने लगता है और सबसे पहले उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां उसकी मुलाकात एक विशालकाय सेंटीपीड जैसे राक्षस से होती है। ऐसी अंधेरी जगह में रहने में उसकी रुचि न होने के कारण वह उसे छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वह राक्षस का सिर काट देता है। गुफा से निकलकर वह तब तक भटकता रहता है जब तक वह बर्फीले पहाड़ों तक नहीं पहुंच जाता। वह कुछ बर्फीले राक्षसों का सामना करता है, लेकिन वह उन्हें भी आसानी से मार गिराता है। वह बर्फीले पहाड़ों को बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि वहां उसे खाना मिलना मुश्किल होगा। वह अपने लिए एक आदर्श घर की तलाश जारी रखता है और इतनी मेहनत के बाद उसे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल जाती है जो उसे पसंद आती है। उस इलाके में एक झील है और हरियाली से भरी एक पहाड़ी है जो उस इलाके को घेरे हुए है। वह झील की जांच करता है और पाता है कि वह मछलियों से भरी है, जिनका वह भोजन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक आदर्श घर बनाने वाली हर चीज वहां मौजूद है उस इलाके में। और बिना ज्यादा बहस किए शियान को पता चल जाता है कि उसे अपना नया घर बनाने की जगह मिल गई है। दूसरी तरफ एक यांत्रिक प्रकार का चिमेरा अभी अभी दानव लोक में पहुंचा है। चूंकि चैन ने उस जगह पर घर बनाने का फैसला किया है, इसलिए उसे एक उपयुक्त जगह मिल जाती है और वह अपनी बाह को लंबे नुकीले ब्लेड में बदल लेता है। बस एक झटके से वह लकड़ियां काटकर उन्हें व्यवस्थित कर देता है। जब वह नीम की लकड़ियां जमीन पर रखता है तो उसे कुछ उभार दिखाई देते हैं और वह जमीन को तब तक साफ करके उसे ठीक करता है जब तक वह समतल न हो जाए। यह काम पूरा होने के बाद वह पेड़ों को पकड़ता है और उन्हें उन चारों कोनों में ठोकना शुरू करता है जो घर के खंभे का काम करेंगे। इसके बाद उसने घर के फर्श पर तख्ते बिछाए और दीवारों के लिए उसे कीलें नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने घोंघे जैसे राक्षसों के कीचड़ का इस्तेमाल किया। जाहिर है, कीचड़ हमेशा बहुत ठोस होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह वाटरप्रूफ होगी या नहीं। अंतिम रूप देने के लिए वह रेशमकीट के लार्वा से प्राप्त कोकून रेशम का इस्तेमाल करता है। जियान अपने बनाए काम से खुश है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कमी है। वह सोचने लगता है कि दूसरे इंसानों के घरों में ऐसी क्या चीज है जिसकी उसे इस समय कमी महसूस हो रही है। वह एक बगीचे या एक कुत्ते के बारे में सोचता है, लेकिन वह इस विचार को खारिज कर देता है क्योंकि वह राक्षस लोक में कुत्ता नहीं पाल सकता। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक सब्जी का बगीचा बनाने वाला है, लेकिन यह भी उसे दुविधा में डाल देता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा सोचना है जो राक्षस लोक में उग सके। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पास एक बर्फीला पहाड़ है जहां से उसे मंड्रेओरा नाम का एक खास पौधा मिल सकता है। कौन तुरंत मंड्रेओरा की ओर चल पड़ता है। निवास स्थान यानी बर्फीले पहाड़, जहां राक्षसी ऊर्जा सबसे अधिक घनी होती है। पहाड़ों पर जमी मोटी बर्फ ने उसे याद दिला दिया कि बचपन में उसका अपहरण कर उसे प्रयोगशाला में भेज दिया गया था। हालांकि उसे दर्द सहना पड़ा, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि चिमेरा बनने के अपने फायदे हैं। चिमेरा होने के कुछ फायदे यह हैं कि उसे ठंड या भूख की चिंता नहीं करनी पड़ती। क्षण भर में उसे मंड्रेओरा के बागान मिल जाते हैं। जाहिर है, मंड्रेओरा तनाव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और वे सनफिश जैसा राक्षस ये असल में मामूली से भी पर्यावरणीय बदलाव से मर सकते हैं। चूंकि वह मंड्रेओरा को दूसरी जगह ले जाने की योजना बना रहा है, इसलिए उसे लगता है कि युवा और ज्यादा अनुकूलनशील मंड्रेओरा को चुनना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले वह जड़ों को हटाता है और अपने कानों को ढकने के बारे में भी सोचता है क्योंकि छेड़े जाने पर ये चीखने के लिए कुख्यात हैं। वह एक मंड्रेओरा को बाहर निकालता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वह चुप रहता है। वह मानता है कि यह संयोग है और वह एक और मंड्रेओरा निकालता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। वही दरअसल मंदरियोरा अच्छी नींद ले रहे हैं और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वह कई और पौधे बाहर निकालता है, लेकिन उनमें से कोई भी उस तरह नहीं चीखता जैसा उसने उम्मीद की थी। जाहिर है, चीख तब निकलती है जब पौधे इंसानों द्वारा कृत्रिम रूप से उगाए जाते हैं। चूंकि मानव जगत में
राक्षसी ऊर्जा कम होती है, इसलिए वे अक्सर तनाव में रहते हैं। इसलिए वे बहुत जोर से चीखते हैं। अगर उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला जाए, तो वे भी चीखते हैं। और इस क्रम का अंत उनकी मृत्यु से होता है, चूंकि वे राक्षस लोक में हैं। इसलिए मंदरियोरा के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। चीख हालांकि चाउन इस बात से उलझन में है कि पौधे उससे भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम भागने की कोशिश तो करनी चाहिए। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में वास्तव में मैंड्रेओरा कोशिकाएं हैं और वे शायद उसे उनमें से एक के रूप में देखते हैं। वह मानता है कि यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे उसे कम तनाव होता है। जियान पहले से ही उन अच्छी चीजों के बारे में सोच रहा है जो उसे मैंड्रेओरा को चाय की तरह उगाने और यहाँ तक कि नाश्ते के रूप में खाने से मिल सकती हैं। हालांकि उनके फलों को जबरदस्ती लेना उन्हें जहरीला लगता है और शियान को समझ आता है कि उसे पौधों को उस पर भरोसा दिलाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे आसपास शिकारी दिखाई देते हैं और वह उन पर नजर रखने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि वे खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में क्या कर रहे हैं। इस बीच दो शिकारी अपने साथियों द्वारा पीछे छोड़े जाने के बाद भी रैंक खरगोश जैसे राक्षसों के एक समूह का सामना कर रहे हैं। दोनों शिकारी अपने अवरोध की बदौलत मुश्किल से बच पा रहे हैं, लेकिन यह भी टूटने वाला है। दोनों को अपने पर पछतावा होने लगता है। उनके पास उपलब्ध अन्य सभी कार्यों के बीच शिकारी बनने का कार्य, जैसे ही वे मारे जाने वाले होते हैं, अचानक कहीं से कोई चीज प्रकट होती है और उनके सामने जमीन पर गिरती है। यह उनका और खरगोशों का ध्यान आकर्षित करता है। जब टक्कर से धूल छंटने लगती है, तो वे एक व्यक्ति की छवि देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो उनके पास आ रहा है। और वह कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है। चियान को पता चलता है कि राक्षस बर्फ के खरगोशों से भिड़ रहे हैं, और जैसे ही खरगोश को अपने शरीर से आभा आती हुई महसूस हुई, घबराहट शुरू हो गई और वे सब हवा में गायब हो जाते हैं। शिकारियों को यकीन नहीं होता कि बी श्रेणी के राक्षस चियान को देखते ही भाग गए। दोनों चियान को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और अपना परिचय देते हैं। वह भी वैसा ही करता है, लेकिन शिकारी सचमुच उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब नाम नहीं सुना था। चियान फिर शिकारियों से पूछता है कि वे राक्षसों के लोक में क्यों हैं, क्योंकि वह साफ देख सकता है कि वे निम्न श्रेणी के शिकारी हैं। शिकारी कबूल करते हैं कि उन्होंने पैसों के लिए ऐसा किया था। जाहिर है, एक चिमेरा को जिंदा पकड़ने का काम था और वादा किया गया इनाम बहुत लुभावना था। जैसे ही वे चिमेरा का जिक्र करते हैं, शियोन रक्षात्मक हो जाता है, यह मानकर कि वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी शिकारी बताते हैं कि चिमेरा एक प्रयोगशाला से भागा है और कहा जाता है कि वह एक यांत्रिक प्रकार का चिमेरा है। चूंकि वह यांत्रिक प्रकार का नहीं है, इसलिए उसे समझ आता है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह एक गेट क्रिस्टल हासिल करने और फिर अपने नए घर वापस जाने की योजना बनाता है। फिर शियोन उन दोनों से पूछता है उनका सामान कहाँ है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उनके पास गेट क्रिस्टल है। फिर शिकारी बताते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, वे उनका सारा सामान अपने साथ ले गए हैं। फिर शिकारी चियान से पूछते हैं कि क्या उसकी जल्द ही इंसानों की दुनिया में लौटने की कोई योजना है, क्योंकि वे लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। असल में इंसान राक्षसों के लोक में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि राक्षसी ऊर्जा उन्हें मार डालेगी। हालांकि इसका चियान पर फिर कोई असर नहीं होता। शिकारी चियान से उन्हें बचाने की विनती करने लगते हैं, लेकिन तभी चियान गद्दार शिकारियों का पता लगाता है। वह तुरंत हवा में उड़ता है और शिकारियों की ओर बढ़ता है, जबकि दोनों शिकारी लगभग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका रक्षक उनके सामने से गायब हो गया था। दूसरी ओर शिकारी चिमेरा को घेरने में कामयाब हो गए हैं और उसे मार गिराने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे उस पर इकट्ठा होने लगते हैं, चिमेरा गुस्से से अपनी युद्ध मुद्रा सक्रिय कर देता है, बिना किसी डर के शिकारियों से मुकाबला करने के लिए तैयार। क्षण भर में चियोन उस आखिरी स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसने चिमेरा को महसूस किया था, लेकिन वहां खून और शिकारी उपकरणों के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके अलावा वहां एक बच्चे के पैरों के निशान और जानवरों के पैरों के निशान भी हैं, जिससे पता चलता है कि शिकारियों से लड़ते हुए चिमेरा अपना रूप बदल रहा था। चूंकि चिमेरा तरल धातु से बना था, इसलिए यह समझ में आता है कि यह स्वतंत्र रूप से अपना आकार बदल सकता है। हालांकि इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री काफी दुर्लभ है, इसलिए इसे छोटा बनाया गया था, एक बच्चे या कुत्ते के आकार से ज्यादा नहीं। चियान इस बात से प्रभावित है
कि चिमेरा 5 बी रैंक के शिकारियों का सामना करने में सक्षम था, जो इसके पीछे थे। दूसरी ओर, दोनों शिकारी अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं और उनमें से एक का बच्चा भी होने वाला है। वे अपनी निश्चित मृत्यु की आशंका कर रहे हैं। तभी शियोन अपनी पीठ पर उनका सामान लादे हुए वहां पहुंचता है। शिकारी उससे उन्हें बचाने की विनती करने लगते हैं और जब वह उनकी बात अनसुनी करने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि दोनों के पास गेट क्रिस्टल नहीं बचे हैं। एक शिकारी नकद में 2 मिलियन एक निकालता है और शियोन से कहता है कि अगर उसके पास पत्थर हैं तो वे उन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। डूब गया। स्पष्ट है कि अगर वे राक्षसों के लोक से जल्दी बाहर नहीं निकले तो उनकी मृत्यु निश्चित है। चियान द्वार के पत्थर के बदले दी जा रही बड़ी रकम देखकर दंग रह जाता है। हालांकि उसे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वह पैसे लेने का फैसला करता है, क्योंकि जब वह अंततः मानव लोक में जाने का फैसला करेगा तो उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर चियान उनके लिए एक द्वार खोलता है और शिकारी उसे प्रणाम करता है। उसे विश्वास दिलाता है कि वह उनके लिए किए गए उपकार को कभी नहीं भूलेगा। शिकारी अपना पहले से ही थके हुए दोस्त को छोड़ दो ताकि वे जा सके। और तभी चियोन बताता है कि गेट के पत्थर हमेशा 2,0,0 के आसपास होते थे, लेकिन शिकारी उसे बताता है कि कीमतें बहुत पहले बदल गई हैं। शिकारी चियोन से पूछता है कि उसे इसमें दिलचस्पी क्यों है, और वह बताता है कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसने उनसे जबरन पैसे ऐंठे। इस अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए वह बदले में उनके लिए कुछ करने का फैसला करता है। वह थके हुए शिकारी के कंधे पर थपथपाता है और उसके शरीर में मन का संचार करना शुरू कर देता है, जिससे अंततः शिकारी चौंक जाते हैं। यह तकनीक कुछ ऐसी है जो यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के शिकारी भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि मानस आपस में टकराकर उलझ सकते हैं, जिससे उनके मानस छिद्र फट जाएंगे और अंततः मृत्यु हो जाएगी। शिकारियों ने मान लिया था कि शियोन असफल हो जाएगा और वे मर जाएंगे, लेकिन उनके लिए यह बेहद आश्चर्यजनक था कि उसने ऐसा कर दिखाया और राक्षसी ऊर्जा को शुद्ध कर दिया। शिकारियों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे पहले ही मर चुके हैं। उनकी मदद करने के बाद चैन ने फैसला किया कि अब उसके जाने का समय हो गया है। दोनों उसे धन्यवाद देना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि उसका मन कितना शक्तिशाली है कि उसने उसे आसानी से थके हुए शिकारी में डाल दिया। शिकारियों के चले जाने के बाद वह अपने घर लौटता है और खुश होता है कि उसकी यात्रा सफल रही। वह देखता है कि मंदरोरा पहले से ही जाग चुके हैं और उसे लगता है कि उन्हें रोकने का समय आ गया है। वह जमीन पर एक जगह ढूंढता है जहां वह मंदरोरा रोकता है, लेकिन वे दुखी लगते हैं। चियोन सोचता है कि उन्हें क्या हुआ है और वह उन्हें थोड़ा मन खिलाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। जैसा कि उम्मीद थी, उनका मूड सचमुच बदल गया, जिससे शियान को राहत मिली। इस बीच यांत्रिक चिमेरा उसके पीछे झाड़ी में छिपा हुआ है और हालांकि वह चिमेरा की ऊर्जा को महसूस कर सकता है, फिर भी चियान तब तक कोई कदम नहीं उठाने का फैसला करता है जब तक कि वह वास्तव में उससे जुड़ना न चाहे। चियान अपने घर में कदम रखता है और शिकारियों से मिली हर चीज, जिसमें नकदी भी शामिल है, बाहर निकाल देता है। इनमें एक पोर्टेबल बर्नर, 8 गेट स्टोन, अतिरिक्त कपड़े और स्लीपिंग बैग शामिल है। चियान खुश है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे चाहिए था और खुशकिस्मती से बैग में रेमन भी है। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने रेमन तब खाया था जब वह अनाथालय में था। भूख लगने के कारण वह अपने लिए रेमन बनाने का फैसला करता है। रेमन पैक पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह एक बर्तन उठाता है और पानी लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी एक मछली पानी से निकलकर उस पर हमला करने के लिए उड़ती हुई आती है। चूंकि उसे रेमन के लिए और सामग्री की जरूरत होगी, इसलिए वह उसे मार डालता है और मछली को बर्तन में ठूंस देता है ताकि रेमन में और सामग्री डाली जा सके। उसे जंगली अंडे, जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, प्याज के रूप में परोसे और सब कुछ बर्तन में भर देता है। इस बीच यांत्रिक चिमेरा देख रहा होता है और उसका पेट खाने के लिए बड़बड़ा रहा होता है। चियान ने गैस चालू की और रेमन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रेमन की भयानक गंध ने मंड्रेओरा को लगभग दम तोड़ दिया। हालांकि खाने की गंध वाकई बहुत बुरी थी, यांत्रिक चिमेरा को उसमें बहुत दिलचस्पी थी। क्योंकि वह उस खाने से खाना चाहता था, इसलिए उसे एक अनोखा विचार सूझा और वह एक कुत्ते में बदल गया। उसने सीखा कि इंसान कुत्तों को पसंद करते हैं और इसके अलावा वे घायल जानवरों के प्रति और भी ज्यादा सहानुभूति महसूस करते हैं। वह चियान के पास कुत्ते की तरह आता है
लेकिन चियान आसानी से भांप लेता है कि यह यांत्रिक चिमेरा है। चियान स्थिति का आकलन करता है और पाता है कि यांत्रिक चिमेरा अभी छोटा है और सीख रहा है। वह सोचता है कि चिमेरा प्रयोगशाला से कैसे बच निकला और राक्षसों के लोक में कैसे पहुंच गया। चूंकि चिमेरा उसके साथ जाने को तैयार है, वह उसे अपना बनाया हुआ भयानक दिखने वाला रेमन देता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और यह चायोन को याद दिलाता है कि जब वह और उसके साथी अनाथालय में रेमन खाने का आनंद ले रहे थे। अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद चियोन चिमेरा से कहता है कि वह जा सकता है क्योंकि उसे सफाई करनी है। कुत्ता जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह चला जाता है, चियोन उसे याद दिलाता है कि वह पहले अपने बाएं पैर पर लंगड़ा रहा था। चिमेरा चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि उसे खोज लिया गया है, लेकिन वह अपना कथित रूप से प्रभावित पैर बदल देता है और चलना जारी रखता है। कुछ ही देर बाद वह कपड़े धोने का फैसला करता है और शिकारियों से मिले कुछ कपड़े पैक कर लेता है। वह उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि जब तक वह गुफाओं का आदमी नहीं बन जाता, तब तक वह जिंदगी भर चमड़े के कपड़े नहीं पहन सकता। वह कमीज को एक पत्थर पर रखता है और उसे एहसास होता है कि वह बस कपड़े धोने के उन निर्देशों का पालन करेगा जो उसे पहले से ही पता है। वह एक छोटी सी छड़ी पकड़ता है और सावधानी से कमीज पर मारता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसके हल्के से प्रहार से भी पत्थर और कमीज चकनाचूर हो जाते हैं। शॉन को इस बात का एहसास होता है कि ताकतवर होने के क्या मायने होते हैं, लेकिन उसे इस बात से तसल्ली मिलती है कि उसके पास आजमाने के लिए एक और कमीज है। हालांकि वह देखता है कि यांत्रिक चिमेरा अभी भी उसका पीछा कर रहा है, हालांकि उसने संपर्क करने से इनकार कर दिया है। फिर भी वह अपने भेष में आने वाली किसी भी चीज में बदल रहा है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अब तक उसने जो कुछ भी देखा है, उससे चियोन को पता चलता है कि यांत्रिक चिमेरा अभी भी 5 साल से कम उम्र का है। इसके अलावा उसकी यांत्रिक भाषा भी अजीब है, जिसे चैन ठीक मानता है, क्योंकि यह युवा चिमीज में एक दुष्प्रभाव मात्र है जिन्हें जबरन इसकी जानकारी दी गई थी। उनमें प्रत्यारोपित एक बेहद मुश्किल पल के बाद वह आखिरकार कपड़े धोने में कामयाब हो जाता है और कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। हालांकि कमीज धोने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए बहुत छोटी है, लेकिन उसे फेंकने के बजाय उसने फैसला किया कि वह उसे रस्सी पर टांग देगा और उसे ट्रॉफी की तरह वहीं छोड़ देगा। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी सूची में अगला काम मंड्रियोरा की जांच करना है। जैसे ही उसने कपड़े को रस्सी पर छोड़ा, यांत्रिक कल्पना उसे पकड़ लेती है और उसे पहन लेती है, क्योंकि वह उसके देखे हुए दृश्य की नकल कर रही होती है। दूसरे इंसानों में यांत्रिक चिमेरा घोषणा करता है कि कमीज आखिरकार उसकी अपनी है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए वह सुंदर लंबे बालों वाली एक युवा लड़की में बदल जाती है। मंड्रियोरा को देखते हुए चियान को एहसास होता है कि वे वाकई अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पौधों की पत्तियां पहले से ही मुरझा रही हैं और जड़ें सूखी हुई लग रही हैं। चियान उलझन में है, क्योंकि मंड्रियोरा के लिए खेत बनाते समय उसने सारे खरपतवार उखाड़ दिए थे। फिर चियान ध्यान से जांच करता है और तब उसे पता चलता है कि जमीन के नीचे परजीवी हैं जो मंड्रियोरा के लिए जीना मुश्किल बना रहे हैं। वह खुद को दोषी मानता है कि उसने पूरी तरह से जांच नहीं की, जिससे पौधे लगभग मर गए। उसे समझ आता है कि उसे एक अच्छा बगीचा बनाना होगा जो लगभग उसके घर के आकार का हो। जैसे ही वो शुरू करने वाला होता है, चिमेरा प्रकट होता है और उसका स्वागत करता है। चियान यह देखकर चौंक जाता है कि चिमेरा एक लड़की में बदल गया है और उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा है। लड़की चियान से पूछती है कि क्या उसके पीछे की संरचना उसका घर है, और शियान हाँ कहता है। फिर वह पूछती है कि क्या वह उस जगह का मूल निवासी है, और जैसे ही शियान यह सुनता है, वह उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करने का फैसला करता है। चियान कहता है कि वह वहां का मूल निवासी है और वह चिमेरा से पूछता है कि वह किस जनजाति से है। चिमेरा इस सवाल से स्तब्ध रह जाती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह बताती है कि वह झरने के उस पार से आई है, जो काफी दूर है। वह आगे कहती है कि वह इतनी दूर है कि चियान के लिए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। चियान उसके साथ और खेलने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या वह नारियल से है, झरने के पास रहने वाली जनजाति। चिमेरा तुरंत इस बात पर सहमत हो जाती है और कहती है कि वह नारियल जनजाति से है। फिर शियोन उस पोशाक का जिक्र करता है जो उसने पहनी हुई है और कहता है
कि यह साफ तौर पर उसकी है। लड़की तर्क देती है कि उन्हें अपने कबीले में जो मिलता है वह स्वतः ही उनका हो जाता है। चियान पीछे हटने का फैसला करता है और लड़की से कहता है कि वह उसे लेने के लिए स्वतंत्र है। चियान उससे पूछता है कि वह उस इलाके में क्यों है और वह बताती है कि उसे कबीले से निकाल दिया गया था, इसलिए वह एक एहसान मांगना चाहती है। लड़की चियान से कहती है कि वह उसके घर पर रहना चाहती है और वह उससे विनती करती है कि वह मान जाए। चियान मूर्खता का नाटक करते हुए उससे पूछता है कि वहां रहने के बारे में उसका क्या मतलब है और वह बताती है कि वह सुरक्षित लगता है। चियान को समझ आता है कि उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए और वह मान जाता है, लेकिन वह उसे यह भी बताता है कि उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। लड़की मान जाती है और वह सुझाव देती है कि चोन उसे कोई काम दे। फिर चियान उसे बताता है कि उसे खेत जोतने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वह मंदरौरा के लिए एक नया घर बनाना चाहता है। लड़की बिना समय गंवाए छड़ी पकड़ लेती है। उससे बात करते हुए उसे यकीन दिलाती है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर है। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे चियान हैरान रह जाता है क्योंकि लड़की अपनी ताकत छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। चियान को तब पता चलता है कि उसे एक आम बच्ची होने की आदत नहीं है, इसलिए वह समझ नहीं पाती कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। अचानक लड़की के सामने तुम्हारा नाम क्या है वाला सवाल आता है। लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वह अपना एक नया नाम बनाने का फैसला करती है। पहले देखे गए फूलों को देखकर लगता है कि वह घोषणा करती है कि उसका नाम किम नारी है। चियोन को पता चल जाता है कि उसने यह नाम कैसे रखा, लेकिन वह उससे बहस करने को तैयार नहीं है। कुछ ही देर में वह बगीचे का काम पूरा कर लेती है और चियान पत्थर की बाड़ लगा देता है। फिर चियान वहां मंडरेरा रख देता है और जाहिर है कि उन्हें यह नया साज सज्जा बहुत पसंद है। चियान देखता है कि किम नारी रो रही है और वह उससे पूछता है कि समस्या क्या है। वह बताती है कि मंडरेरा देखकर उसे अपने दोस्तों की याद आती है, जिससे चैन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लैब उनके उत्पादों को अनुमति देगी। सामाजिक होना। अचानक चियान को हवा में एक अजीब सी आभा महसूस होती है और वह समझ जाता है कि राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। नारी फिर चियान को बताती है कि उसने पहले एक चूजे जैसे राक्षस को देखा था और हवा में आभा देखकर लगता है कि चूजे जैसे राक्षस पर हमला हो रहा है। चियान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह देखता है कि नारी असहज है, जिससे वह चौंक जाता है। हैरानी की बात है कि नारी चाहती है कि वे राक्षस को बचाएं, लेकिन उसे दिए गए आदेशों के कारण उसे अपनी बात कहने में मुश्किल हो रही है। असल में उसके पास स्वतंत्र इच्छाशक्ति नहीं है अपनी ही, लेकिन चाउन मदद करने का फैसला करता है। वह नारी से कहता है कि अगर वे उसकी मदद करे तो चूजा बच सकता है और यह सुझाव नारी को उस ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करता है जहां चूजे के राक्षस पर दूसरे परेशान करने वाले राक्षसों का एक समूह हमला कर रहा है। नारी गुस्से में राक्षसों को मारती है और उनसे कहती है कि वे चूजे को परेशान करना बंद करें। नारी की पिछली कहानी पर आते हुए पता चलता है कि उसे उसके साथी प्रयोगात्मक साथियों ने इसलिए परेशान किया क्योंकि वह हमेशा मेहनती थी और उससे जो भी कहा जाता था वह करती थी। वे असल में उस पर हमला करते हैं और उसे पीटते हैं। वो उसे बुरी तरह कुचल देती है, इसीलिए उसे गुंडों से नफरत है। अतीत के गुस्से से भरकर वह सभी राक्षसों को बेरहमी से पीटती है। चायोन मंड्रियोरा की देखभाल कर रही होती है जब नारी अपने हाथ में सफेद चूजा लेकर लौटती है, लेकिन चूजा उस पर हुए हमले से बेहोश है। चायोन उसे बताने ही वाला होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे अचानक एहसास होता है कि चूजा बहुत जाना पहचाना है। नारी फूट फूट कर रोने लगती है और चियोन से चिड़िया को बचाने की विनती करती है और शियोन मदद करने की पेशकश करता है। वह अपना हाथ चूजे पर रखता है और उसमें माना डाल देता है क्योंकि वहां घातक चोटों के कोई निशान नहीं। ऐसा करते हुए चियान आसानी से समझ जाता है कि चूजा वही अमर प्रकार का राक्षस था जिसकी खाल उसने ली थी। हालांकि चियान इस बात से उलझन में है कि राक्षस इतना छोटा क्यों हो गया, लेकिन वह मानता है कि उसके पुनर्जीवित होने का तरीका उसके तरीके से अलग है। उसे मैना खिलाने के बाद नारी पूछती है कि क्या राक्षस को कोई गंभीर खतरा है, लेकिन शियान बताती है कि वह मूल रूप से कुपोषित है। वह अपने छोटे आकार के कारण भूखा था और चियान लड़की को आश्वस्त करती है कि
राक्षस अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने उसे थोड़ा मन खिलाया है। हैरानी की बात है कि नारी चूजे को अकेला छोड़ने से डरती है और वह चोन से विनती करती है कि क्या वह राक्षस को पाल सकती है। वह राक्षस को अच्छी तरह प्रशिक्षित करने और उसे खाना खिलाने का वादा करती है। चोन नारी को बताता है कि चूजा राक्षस बड़ा होने पर विशालकाय हो सकता है, लेकिन नारी को कोई आपत्ति नहीं है और वह चियोन को आश्वस्त करती है कि वह उसे थोड़ा बहुत खिलाएगी। चियोन उसके साथ फिर से आना जाना शुरू करने को तैयार नहीं है और वह उसे उसकी देखभाल करने के लिए राजी हो जाता है। चियोन का मानना कि अगर वे इसे आंगन में रखवाली के लिए छोड़ दे तो यह भी काम आएगा। क्षण भर में पक्षी राक्षस जाग जाता है और आंखें खोलते ही चोन को पहचान लेता है। नारी जहां राक्षस के जागने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर राक्षस सामने खड़े उस हट्टे कट्टे आदमी को सावधानी से घूर रहा है। राक्षस इस बात से भी निराश है कि एक छोटी बच्ची उसे पकड़कर इधर उधर फेंक रही है और वह सोच में पड़ गया है कि एक छोटी बच्ची राक्षस लोक में कैसे पहुंच गई। नारी को जब गू की आवाज सुनाई दे रही होती है तो चियोन उस राक्षस पक्षी को अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए सुन सकता है। चियोन यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह पक्षी की बात समझ सकता है। नारी एक पालतू जानवर पाकर बहुत खुश है और वह उसे नहलाने में जरा भी देर नहीं करती और उसने उसका नाम भी सोच लिया है। उसके दिमाग में सबसे अच्छा नाम गू ही आया क्योंकि वह पक्षी कबूतर जैसी गू की आवाज निकालता है। राक्षस पक्षी को यकीन नहीं हो रहा कि वे उसके लिए बेकार नाम चुन रहे हैं। गू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और नारी पर चिल्लाने लगता है, जिससे नारी को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। लड़की को यकीन दिलाना कि गू रो रही है और उसे और पानी चाहिए। वह उस पर और पानी छिड़कने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन इससे गू का जीना और मुश्किल हो जाता है। गू मेज पर लेटकर नारी से पानी छिड़कना बंद करने की विनती करती है, चूंकि नारी गू को समझ नहीं पाती। चियोन बीच में आता है और नारी से पानी छिड़कना बंद करने को कहता है। तब नारी तय करती है कि गू को खाने की जरूरत है और वह खाना लेने बाहर निकल जाती है। बाद में शियोन को पता चलता है कि उसे एक जगह रखनी होगी और वह कुछ पेड़ लगा देता है ताकि वह उन्हें अपनी पसंद के आकार में काट सकता है। हालांकि पेड़ जरा से स्पर्श से ही टूट जाता है, जिससे चांद उलझन में पड़ जाता है। वह जानता है कि उसने सभी निर्देशों का पालन किया है, लेकिन गू उसे बताता है कि वह सब कुछ गलत कर रहा है। गू बताता है कि पेड़ों की बनावट अलग-अलग होती है और चांद जिस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, वह मूल रूप से मुलायम लकड़ी है। चियान यह जानकर हैरान है कि पेड़ों की कठोरता अलग-अलग होती है और गू को यकीन नहीं हो रहा कि वह आदमी इतना मूर्ख क्यों है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। फिर चियान गू से पूछता है कि रंग सबसे कठोर लकड़ी का प्रतीक है और गू बताता है कि लाल रंग की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। अचानक चूजे जैसे राक्षस को एहसास होता है कि चियान उसे समझ सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए वह चियान के दिमाग में घुसने के लिए एक टेलीपैथिक पुल बनाने का फैसला करता है। लेकिन चियान उसे देखते ही रोक देता है तो गुयान उसे बताता है कि वह उसे कैसे समझ पाता है और चियान बताता है कि उसे असल में अपने दिमाग में इंसानी शब्द उभरते हुए महसूस हो रहे हैं। दूसरी ओर चियान को लगता है कि यह और भी अजीब है कि एक राक्षस उसे समझ सकता है। इंसानी शब्दों में गु यह बताने में हिचकिचाता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन चियान समझ जाता है कि यह कम संभावना वाले दुर्लभ बुद्धिमान राक्षसों में से एक है। चियान ने इसके बारे में हमेशा सुना था, लेकिन असल में यह पहली बार है जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। फिर चियान बताता है कि वह और यह राक्षस पहले भी मिल चुके हैं और गु इससे इनकार नहीं करता। दरअसल गु उससे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने उसकी जहर से भरी खाल हटाकर उसकी जान बचाई थी। गु ने पहले ही वादा किया था कि जब भी वे फिर मिलेंगे यह चियोन की मदद करने वाला था। भले ही एक बार ही सही, चियोन को आखिरकार पता चलता है कि उसका अमरत्व का मूल इसलिए बचा है क्योंकि उसने उस जहर से छुटकारा पा लिया था जो उस समय गु के शरीर को तबाह कर रहा था। चूंकि वह मदद की पेशकश कर रहा था, चियोन ने पूछा कि क्या वह उसी समय मदद करने के लिए तैयार है और उसने हाँ कह दिया। गु चियोन से कहता है कि वह उसका पीछा करे और वह चियोन को वहां ले जाएगा जहां लाल पेड़ उगते हैं। वे जाने ही वाले थे कि नारी एक शिकारी के पीछे दौड़ती हुई वापस आती है। शिकारी आग जैसे हमले करता है जिससे नारी डर जाती है। शिकारी वह इस बात से खुश है कि उसे एक छोटी बच्ची पर हमला करना है, लेकिन साथ ही
अगर वह यांत्रिक चामड़ा वापस नहीं लाता है, तो उसका पूरा जीवन और करियर दांव पर है। शिकारी नारी को पकड़ लेता है, जो जमीन पर गिरकर रो रही है। वह नारी को परास्त करने के लिए एक शक्तिशाली ज्वाला प्रहार करता है, लेकिन चियोन हमले को रोक देता है। चियोन अपने कंधे पर गु को बैठे देखकर बिल्कुल नाराज दिख रहा है, क्योंकि वे आभा फार्मिंग के जरिए दृश्य में प्रवेश करते हैं। गुयान से कहता है कि पेड़ों के खत्म होने के बाद वह चियान को उनके बारे में बताएगा। नारी को बचाया। चियान देखता है कि नारी आग से डरने के कारण बिल्कुल बेकाबू होकर व्यवहार कर रही है, और वह पहले आग बुझाने का फैसला करता है। इगू इस बात से नाराज है कि शिकारी एक बच्चे को धमका रहा है। दूसरी ओर शिकारी इस बात से नाराज है कि कोई अनजान व्यक्ति उसे उसके काम करने से रोक रहा है। चियान उस आदमी से कहता है कि वह अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि वह बहुत बोलता है। इससे शिकारी चिढ़ जाता है और गुस्से में अपने शरीर से और भी गोलाबारी करता है, लेकिन चियान उसे काबू में करने के लिए कुछ आसान उपाय करता है। वह वार करता है। पीछे की पहाड़ी पर एक ऊर्जा विस्फोट होता है, जिससे वह शिकारी पर टूटकर गिर पड़ती है। शिकारी को इसका एहसास बहुत देर से होता है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह खुद को रेत के एक बड़े ढेर के नीचे फंसा पाता है। फिर शियान नारी को देखता है और उसे बताता है कि उसे अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह उसे आश्वस्त करता है कि जब वह किसी चीज से डरती है, तो उसे बस उसे मार गिराना होता है। फिर शियान शिकारी को देखने का फैसला करता है। वह उसका सिर पकड़ता है और उसे रेत से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि शिकारी बाल झड़ जाते हैं। शियोन यह देखकर हैरान होता है, लेकिन शिकारी का बदसूरत गंजा सिर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी टीम हैरान है, क्योंकि शिकारी दिखने में तो जवान है, लेकिन वह पहले से ही गंजा है। इसलिए वह विग पहनकर अपनी असुरक्षा छुपा रहा है। इनारी भूल जाती है कि कुछ पल पहले वह रो रोकर मर रही थी, और वह मिस्टर बाल्दी पर हंसने लगती है। दूसरी ओर चियान स्थिति का आकलन करने की कोशिश करता है, और शिकारी और नारी की ताकत को देखते हुए चियान उसे नहीं लगता कि उसे उसके जैसे लोगों से हारना चाहिए। चूंकि वह जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, वह टेलीपैथी का सहारा लेता है, जिससे किसी की यादों को जानने में मदद मिल सकती है। उसे आभास होता है कि नारी अभी भी उस दुष्ट वैज्ञानिक से डरी हुई है जिसने उस पर काम किया था, और चियोन नारी के सिर पर थपथपाता है, क्योंकि वह एक मजबूत लड़की है। चियान को पता चलता है कि यह आघात तुरंत दूर नहीं हो सकता, लेकिन समय के साथ यह ठीक हो जाएगा। इसके बाद चियान को वह मिस्टर बाल्दी के साथ क्या करना है, यह सोचना पड़ता है, और खिले हुए चेहरे वाली नारी कहती है कि उसके पास एक विचार है। क्षण भर में शिकारी जाग जाता है और खुद को झरने से लटका हुआ पाता है। उन्होंने एक बड़े पत्थर से एक बड़ी रस्सी बांधी है, और वह रस्सी से बंधा हुआ है। शिकारी यह देखता है और अपने जीवन के सभी फैसलों पर पछताने लगता है। नारी दूर खड़ी हंस रही है, जबकि चियान उसे किसी और के रूप रंग का मजाक उड़ाने से रोकने की कोशिश करता है। फिर शियान घड़ा उठाता है और नदी से पानी लाता है, यह दावा करते हुए कि यह रेमन के लिए है। नारी यह सुनकर उत्साहित हो जाती है, क्योंकि वह शियान का मानना कि दुनिया में सबसे बेहतरीन फिश रेमन है। शियान उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या नारियल जनजाति फिश रेमन खाती है, और वह उत्साह से हाँ कहती है। दूसरी ओर शिकारी उसकी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा है, और चियान के रूप रंग को देखकर उसे लगता है कि वह कम से कम एक रैंक का तो है। हालांकि वह इस संभावना से भी इनकार नहीं करता कि शियान उसके विचार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि शिकारी काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन वे परछाई से काम करते हैं जब चांद पानी ला रहा होता है। रेमन के लिए नारी इधर उधर मछलियां पकड़ने में व्यस्त है। शॉन फिर उससे कहता है कि उन्हें सिर्फ एक मछली चाहिए, इसलिए वह बाकी को छोड़ सकती है। नारी उत्साह से उसकी बात मान जाती है, और शान उससे मछलियां बर्तन में डालने का आग्रह करता है। शिकारी जो देख रहा है उसे देखकर भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे बर्तन में जो भारी मात्रा में पानी भर रहे हैं, वही पानी वे 3 पैकेट रेमन पकाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। शिकारी उस घिनौने कृत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो वे करने वाले हैं, और वह चीख पड़ता है, उन्हें यह कहते हुए छोड़ दे कि उसे जाने दे, ताकि वह रेमन पका सके। चियान मान जाता है और उसे वहीं से नीचे गिरा देता है, ताकि वह रेमन पका सके। हालांकि वह सिर्फ रेमन ही है। शिकारी उन दोनों की ओर से आ रहे भारी दबाव को भांप लेता है, और अंततः उसे इशारा करता है कि अगर उसने गड़बड़ की
तो उसकी खैर नहीं, चेहरे से पसीना टपक रहा है। वह रेमन पकाने के अपने ज्ञात मानक तरीके को अपनाने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि उसे जितने पानी की जरूरत होगी वो उसकी छठी इंद्रिय के अनुसार होगा। चूंकि वह 3 पैकेट रेमन पकाते हुए वह उबलते पानी में सॉस और नूडल्स डालता है और उसे पता चलता है कि इसे पकने में उसे बस 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। सही मिनट जानने के लिए वह अपनी धड़कन गिनने लगता है और जैसे ही उसकी धड़कन 200 पहुंचती है वह अपनी सभी नूडल तकनीकें लागू करना शुरू कर देता है। शिकारी की इच्छा होती है कि काश उसे कुछ किमची मिल जाती, लेकिन चूंकि वह राक्षस लोक में है इसलिए वह नहीं खा सकता। फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि आगे क्या होगा। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है तो वह समूह को बुलाकर पूछता है कि क्या वे रुचि रखते हैं। वे नूडल्स को घूरते हैं और नारी सबसे पहले बताती है कि ये नूडल्स चियान द्वारा बनाए गए नूडल्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं। चियान और समूह इसे आजमाने का फैसला करते हैं और जैसे ही वे चम्मच से निकालते हैं स्वादिष्ट रेमन की वजह से वे अचानक खाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। नारी में से उछल पड़ती है और चियान को बताती है कि रेमन कितना स्वादिष्ट है। गुब ही दंग रह जाता है जब वह पूछता है कि क्या इंसान रोजाना इतना स्वादिष्ट खाना खाते हैं। चियान चाउन बताता है कि वह वाकई हैरान है, लेकिन वह सुझाव देता है कि वे पहले रेमन खत्म कर ले। कुछ ही देर बाद वे खाना खत्म कर लेते हैं और अंदर ही अंदर काश रेमन खत्म ही न होता। शिकारी घबराकर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें रेमन पसंद आया और सबसे पहले चाउन उससे पूछता है कि वह असल में क्या चाहता है। शिकारी इस सवाल से उलझन में पड़ जाता है और चाउन कहता है कि रेमन इतना स्वादिष्ट है कि वह उसे मुफ्त में नहीं खा सकता। फिर चियान शिकारी से आग्रह करता है कि वह उसे बताए कि उसे क्या चाहिए और क्या वह अंदर की कोई चीज है। अपनी शक्ति के लिए वह उसे देने का वादा करता है। शिकारी नामकिस यह सुनकर खुश होता है और तुरंत मुंह के बल गिर पड़ता है और चायोन से कहता है कि वह उसे भी उसकी तरह शक्तिशाली बनना सिखाए। चियोन यह सुनकर चौंक जाता है और किशियो से पूछता है कि जब वह उसका स्वामी नहीं है तो वह उसे सिखाने के लिए क्यों कह रहा है। किस कबूल करता है कि चियोन अब तक का सबसे शक्तिशाली शिकारी है जिससे वह मिला है। इसके अलावा किसाक देख सकता है कि चियान दानव लोक में बस गया है, इसीलिए उसने वहां एक घर बनाया है। किसजोक उसके पास होने के फायदों की ओर इशारा करने की कोशिश करता है, उसे अपने आस पास रखना। और सबसे खास बात यह है कि वह खाना बना सकता है। दरअसल वह एक डिलीवरी मैन बनने को तैयार है जो चियोन को मानव जगत से चीजें लाने में मदद करता है। किस्सोक चियोन से सीखने के लिए बहुत बेताब है ताकि उसे एक रैंक पर पदोन्नत किया जा सके। चियान फिर किसी से पूछता है कि क्या उसने इनाम के कारण नारी पर हमला किया था। शिकारी हैरान है कि उस यांत्रिक प्राणी को एक नाम मिल गया है और चियान उसके कान में फुसफुसाता है कि उसे अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए कि नारी नारियल जनजाति से है। किस्योक बताता है कि वह नारी के पीछे इसलिए गया क्योंकि निजी कारणों से जिन्हें बताना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वह चियान को आश्वस्त करता है कि यह निश्चित रूप से इनाम की वजह से नहीं है। फिर किसुक बताता है कि जब तक वह हंटर प्रमोशन टेस्ट पास कर लेता है उसे किसी और चीज की चिंता नहीं है। उसकी विनती सुनने के बाद चियान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने उसके लिए स्वादिष्ट खाना भी बनाया था। प्रशिक्षण शुरू करने के लिए वह सुझाव देता है कि वे पहले एक स्पैरिंग मैच से शुरुआत करें। किसोक यह सुनकर खुश होता है, लेकिन नारी बीच में ही कह देती है कि वह किसोक के साथ स्पैरिंग करना चाहती है। चियान उससे पूछती है कि क्या वह अपनी कही बात पर पूरा भरोसा करते हुए वह चियोन को याद दिलाती है कि उसी ने कहा था कि डरावनी चीजों को बेहोश कर देना चाहिए। दृढ़ निश्चय से भरी वह किसियों की आग बुझाने का भी एक मौका चाहती है। फिर चियोन एक काले पत्थर की ओर इशारा करते हुए किसियों से पूछती है कि क्या वह उसे तोड़ सकता है। इस पत्थर को ब्लैक आयरन स्टोन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हीरे से भी कई गुना ज्यादा कठोर होता है। किसोक इस अनुरोध से स्तब्ध रह जाता है और जब वह अभी भी बहाने बना रहा होता है कि वह पत्थर क्यों नहीं तोड़ सकता, तो नारी उसे चकनाचूर कर देता है और मांग करता है कि वे एक मुकाबला करें। अगला दृश्य किशक की पिछली कहानी में जाता है, जो एक स्वाभाविक रूप से जागृत शिकारी था और उस समय उसे एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था। उसने अपनी क्षमताओं को 8 साल की उम्र में जागृत कर लिया था, जो कि थोड़ा जल्दी है
क्योंकि आम लोग अपनी क्षमताओं को 10 साल या उससे ज्यादा उम्र में जागृत कर लेते हैं। अपनी मेहनत के कारण वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 20 साल की उम्र से पहले ही भी रैंक प्लस तक पहुंच गया। उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके बाल गिर गए थे। 20 की उम्र के शुरुआती सालों में उनके सिर का मुकुट तेजी से छोटा हो गया और 25 के दशक के मध्य तक पहुंचते पहुंचते उनके सिर के बाल एम आकार के हो गए। किसियों ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दवाखानों में जाना शुरू कर दिया। हालांकि फार्मासिस्ट ने उन्हें ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश छोड़ देने को कहा क्योंकि अंततः उनके बाल झड़ जाएंगे। वह कभी बहुत ही खूबसूरत और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन बालों की समस्या ने उनकी त्वचा की रंगत छीन ली। इस वजह से एक शिकारी के रूप में उनका विकास भी पूरी तरह रुक गया। तभी एक दिन उसने हनबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉ हान मोंगडू द्वारा आयोजित एक शोध कार्यक्रम देखा। डॉक्टर बता रहे थे कि कैसे गलती से उनके सिर पर एक दुर्लभ तरल पदार्थ गिर गया और आश्चर्यजनक रूप से उनके बाल बहुत बढ़ गए। जाहिर है उनकी उम्र लगभग 90 साल है, लेकिन उनके सिर पर घने बाल हैं। इसने किजाक का ध्यान खींचा और वह अपने सोफे पर पड़े सरते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ। जब मुंगडू से बची हुई तरल धातु के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह बची हुई तरल धातु से एक नया उत्पाद बनाने की योजना बना रहा है। यांत्रिक जीवन रूप और बड़े पुरस्कार के लिए चुनौती। कियो को तब एक वास्तविक झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर के पास बालों के झड़ने का इलाज बनाने की कोई योजना नहीं है जिसे मानवता के लिए वास्तविक उपयोग माना जाता है। इसके कुछ दिनों बाद क्योंक समाचार में पढ़ता है कि हनबिट अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित यांत्रिक जीवन रूप दानवलोक में भाग गया है। चूंकि दानवलोक में कोई नियम नहीं है, किशियो अपनी नींद से जागा और उसने यांत्रिक जीवन रूप को खोजने का फैसला किया ताकि वह उसे अपने पास रख सके। वह वहां की सारी धातु उसके सिर पर डालने की योजना बना रहा है, लेकिन अब जब वह दानवलोक में है और नारी से युद्ध कर रहा है तो उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है। किशियो को यकीन नहीं हो रहा कि नारी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह नारी पर एक भी वार नहीं कर पाया। चियान निराश हो जाता है और किसोक को यह बात बताता है। हालांकि किसोक हार मानने वाला नहीं है और वह अपने कथित स्वामी को भरोसा दिलाता है कि वह बेहतर करेगा। बाद में लाल लकड़ी के बारे में गु से मिली जानकारी की बदौलत चियान स्टोरेज कैबिनेट बनवाने में कामयाब हो जाता है। गु को भी चियान की रचना पर गर्व है और यह उसे बताता है कि यह कैबिनेट निश्चित रूप से लंबे समय तक चलेगी जहां सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। वहीं किस्योक कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा है। नारी के हाथों कष्ट सहने के बावजूद उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि उसे आज़ादी का एहसास हो रहा है। उसका मानना कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी विग उतार दी है। गु किस्योक की आग पर नियंत्रण करने की क्षमता से प्रभावित है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी है कि वह एक बच्चे को भी नहीं हरा सकता। चियान फिर गु को बताता है कि नारी कोई साधारण बच्ची नहीं है, जिससे बात समझ में आती है। हार न मानने के कारण वह नारी के साथ एक और मुकाबला करने की मांग करता है। इस बार वह ब्लेड के आकार की एक ज्वाला लेकर नारी पर हमला करता है। वह नारी पर वार तो करता है, लेकिन वह अपना शरीर द्रवीभूत कर लेती है, जिससे किसोक को झटका लगता है। इससे वह विस्मय में पड़ जाता है, लेकिन साथ ही नारी के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नारी आसानी से अपने मानव रूप में वापस आ जाती है और उसे इतनी जोर से लात मारती है कि वह पास की पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे दीवार में एक स्पष्ट दरार पड़ जाती है। नारी पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अब उसे आग से डर नहीं लगता और यह सब चियोन की बदौलत है। शर्म से लेटे हुए शियान सोचता है कि क्या वह भी रैंक के रूप में अपनी सीमा तक पहुंच गया है और अब उसके पास शेखी बघारने लायक कोई हुनर बचा है। हालांकि किसोक में हार न मानने का एक सराहनीय गुण है और इसी वजह से वह चेहरे पर उत्साह के भाव लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह नारी से एक और सत्र के लिए कहता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है और चैन उससे पूछता है कि उसने राक्षसों के लोक में कितने दिन बिताए हैं। किस्योक जवाब देता है कि वह 9 दिनों से राक्षस लोक में है और चियोन उसे मानव लोक में लौटने का सुझाव देता है, क्योंकि अपने वर्तमान पद पर अगर वह और देर तक रुका तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। किस्योक चियोन की बात से सहमत होता है, हालांकि वह और देर तक रुकना चाहता है। फिर चियोन उसे बताता है कि उसमें रैंक का शिकारी बनने की क्षमता है और इस तरह वह उसे कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। यह सुनकर किस्योक चौंक जाता है
लेकिन अब उसे खुद पर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह 6 साल से रैंक की परीक्षा में फेल हो रहा है। सीधे जाहिर है। एक कहावत है कि अगर कोई 3 साल में एक ही रैंक की परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो वह बस एक हारा हुआ प्रयास है, और उसका 6 बार पहले ही असफल होना तो अभूतपूर्व है। फिर चियान उसे बताता है कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका मोनोहोल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। चियान किसियों से आग्रह करता है कि वह वापस लौटने पर अपनी राक्षसी ऊर्जा को शुद्ध करना सुनिश्चित करे। किसाक चियान को सलाह के लिए धन्यवाद देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। कुछ देर बाद किजियो लौटने की तैयारी करता है और चियान से पूछता है कि क्या क्या उसे और कुछ चाहिए, क्योंकि वह देख सकता है कि उसके पास पहले से ही रेमन खत्म हो चुका है। चियोन रेमन के अलावा और कुछ नहीं मांगता और नारी उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देती है। किज्युक नारी से प्रशिक्षण जारी रखने का आग्रह करता है और उसे बताता है कि अगली बार जब वे लड़ेंगे तो वह उनकी लड़ाई जीत जाएगा। उतरने से पहले किस्युक चोन से पूछता है कि क्या उसने उसका विग देखा है, लेकिन वह कहता है कि नहीं, उसने नहीं देखा। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह आखिरकार चला जाता है और उसके जाने के बाद गू जियान का ध्यान आकर्षित करती है। किस्योक द्वारा उन्हें धोखा दिए जाने के जोखिम के बावजूद फिर चियान गु से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि किस्योक क्या करेगा, क्योंकि वह लोगों के मन की बात भी पढ़ सकता है। चियान देख सकता है कि किशियो अपनी ताकतवर बनने की चाहत में मजाक नहीं कर रहा है, और इसके अलावा चियोन को यह बात पसंद आती है कि वह ईमानदार है। तभी नारी चियोन से पूछती है कि क्या वह गो को समझ सकता है, और वह हाँ कहता है। फिर चियान नारी को घर के अंदर ले जाता है और उसे वह कैबिनेट दिखाता है जिसे उसने बनाया है। उसे अपनी रचना पर गर्व है, लेकिन नारी कहती है कि घर थोड़ा अंधेरा है। शियोन उसकी बात से सहमत होता है और फैसला करता है कि खिड़की बनाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए उसने घर में खिड़कियों के लिए जगहें काट दी, जिससे नारी बहुत उत्साहित हो गई। चूंकि नारी को हर जगह उजाला पसंद है, शियोन रात में रोशनी की जरूरत पर जोर देता है ताकि हर जगह अंधेरा न रहे। चियान बताता है कि एक पत्थर है जिसे ग्लो स्टोन कहते हैं, जो अंधेरे में रोशनी बिखेरता है, और कुछ पत्थर लगाने से सब कुछ रोशन हो जाएगा। गुयान से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसे ग्लो स्टोन कहाँ ढूंढने हैं, और उसने हाँ कह दिया। जाहिर है उन्हें ढूंढा जा सकता है ज्वालामुखी क्षेत्र में, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे शिकारियों द्वारा सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। गू फिर बताता है कि यह जगह उसका गृहनगर है, लेकिन यह कहते हुए वह उदास लग रहा है। चोन यह देखकर हैरान है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि गू खुश होगा, क्योंकि घर जाना एक अच्छी बात है। नारी चोन से पूछती है कि गू क्या कह रहा है, और चाओन बस इतना बताता है कि गू किसी बात को लेकर परेशान है, चूंकि गू ज्वालामुखी क्षेत्र को लेकर चिंतित है। चियोन कहता है कि वह अकेले ही जाएगा। इस प्रकार दोनों स्वतंत्र हैं। घर पर रहने के लिए नारी यह कहकर मना कर देती है कि उसे चियान के साथ जाना है, क्योंकि उसने आग के डर पर काबू पा लिया है। चियान इस बात से प्रभावित है कि लड़की ने अपने डर पर इतनी जल्दी काबू पा लिया। फिर चियान गु से पूछता है कि क्या वह जाने में दिलचस्पी रखता है। अनिच्छा से वह जवाब देता है कि वह जाएगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका वहां कुछ अधूरा काम है। चूंकि वे सभी जाने के लिए सहमत हैं, चियान बताता है कि वह गु के लिए ज्वालामुखी क्षेत्र में उपयोग के लिए कुछ उपकरण बनाने जा रहा है। इस बीच मंडोरा बागान में वे खेलने में व्यस्त हैं। किसुक का विग जो उन्होंने चुराया था। जाहिर है ज्वालामुखी क्षेत्र से ज्यादातर लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि ज्वालामुखी की राख त्वचा को चीर देती है। वहां एक ही सांस से जानलेवा राक्षसी ऊर्जा और जहरीली गैस होती है। यही एक वजह है कि यह मानव जगत के लिए लगभग अनजान है। लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, नारी सचमुच आग से खेल रही होती है। दोस्तों, लड़की बहुत अजीब व्यवहार कर रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक यांत्रिक जीव है। हालांकि उसे शियोन की असलियत में ज्यादा दिलचस्पी है। शियोन बस इतना जवाब देता है कि वह एक चिमेरा शिकारी है, लेकिन गो को यह बात हैरान कर देती है, क्योंकि वह जानता है कि चिमेरा शिकारी हमेशा इंसानी रूप में नहीं होते। च्योन बताता है कि वह हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही उसने पुनर्जन्म लिया, उसका रूप बदल गया। फिर च्योनगु से पूछता है कि क्या उसे उनके साथ घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह एक राक्षस है और शायद किसी शिकारी के साथ ज्यादा सहज न होगू। च्योन को आश्वस्त करता है
कि उसे उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगता है, जो उसके साथ रह सके। बात करो जब दोनों चर्चा कर रहे होते हैं, तो नारी आती है और शिकायत करती है कि वह चियोन की तरह गु की आवाज़ नहीं सुन पा रही है। चियोन फिर नारी से कहता है कि गु बस उसका मूल जानना चाहता था। नारी तुरंत बीच में बोलती है और कहती है कि वह वहाँ की मूल निवासी है, लेकिन गु को ज्यादा पता है। वे गर्म और उबलती जमीन की खोज जारी रखते हैं और चियोन बताता है कि उन्हें लावा के अंकुरों के पास चमकदार पत्थर मिल जाने चाहिए। कुछ ही देर में वे शिखर पर पहुंच जाते हैं और सामने पत्थर देख पाते हैं। हालांकि उन्हें एक पुरुष अग्नि दिखाई देती है। दूर से एक मेंढक रोता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसके सामने एक मरी हुई मादा अग्नि मेंढक है, इसलिए मेंढक रो रहा है। ऐसा लगता है कि मादा मेंढक अपने अंडों को ले जा रही थी जब उसकी मौत हो गई। गू बताता है कि केवल मादा मेंढक ही अंडों को ले जा सकती है और चूंकि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सभी अंडे भी मर जाएंगे। इसके अलावा गड्ढे के अंदर का तापमान इतना अधिक है कि अंडे जीवित नहीं रह सकते जैसी कि उम्मीद थी। नारी को मेंढक पर दया आती है और चियोन आगे बढ़ने का फैसला करता है। में चियोन मेंढक की ओर कूदता है, जबकि गाइस उसे चेतावनी देता है कि वह उसके पास न जाए, क्योंकि मेंढक स्पष्ट रूप से उत्तेजित है जैसा कि अनुमान लगाया गया था। मेंढक अपनी अग्नि श्वास से चियान पर हमला करता है, लेकिन चियोन उसे केवल एक उंगली से रोक देता है। इससे पहले कि मेंढक कुछ समझ पाता, चियान उसके पास पहुंच जाता है और वह केवल एक उंगली से उसके सिर पर थपथपाता है। पता चलता है कि चियोन ने मेंढक के सिर पर थपथपाते समय उसे लकवाग्रस्त कर देने वाला जहर दे दिया था। इससे मेंढक की गतिशीलता कम हो जाती है, लेकिन चियान को अच्छी तरह पता है कि मेंढक जल्द ही जाग जाएगा, क्योंकि उसने अभी थोड़ी सी ही शक्ति का इस्तेमाल किया था। जहर इसके अलावा अग्नि मेंढक जहर के प्रति काफी प्रतिरोधी होते हैं। चोटी से नारी चियान पर चिल्लाकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। चियान जवाब देता है कि वह ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में अग्नि मेंढक कोशिकाएं हैं। चियान कहता है कि वे मरे हुए मेंढक का कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे विश्वास है कि वे जिंदा मेंढक को बचा सकते हैं। फिर चियान अंडे इकट्ठा करता है और उन्हें नर मेंढक की पीठ पर रखता है और फिर उसे कसकर बांध देता है ताकि वह गिर न जाए। नर मेंढक जब वह होश में आता है और देखता है कि अब उसके पास अंडे हैं, तो वह चौंक जाता है। वह अपने मृत साथी के पास जाता है और अलविदा कहता है, फिर बहुत दूर छलांग लगा देता है। उस क्षेत्र से दूर अपनी अंतिम छलांग लगाने से पहले अग्नि मेंढक पीछे मुड़कर नारी को कुछ देर तक घूरता है और वह निष्कर्ष निकालती है कि मेंढक उन्हें धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था, चूंकि वे मेंढकों के साथ काम कर चुके हैं। चाउन नारी को नीचे आने के लिए कहता है ताकि वे पत्थर ले जा सके। नारी उत्साह से ज्वालामुखी के गड्ढे से पत्थर उठा लेती है, लेकिन चाउन उसे चेतावनी देता है कि सावधान रहो, क्योंकि अगर वह उन्हें गिरा देगी तो उसके पैर में चोट लग जाएगी। नारी मजाक में हंसती है और कहती है कि उसकी ताकत के आगे पत्थर कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर गू को पत्थर उठाने में दिक्कत हो रही है और वह इसके लिए अपने छोटे शरीर को दोषी ठहराता है। फिर चियान उससे कहता है कि जब तक वह पत्थरों की देखभाल करता है, वह अपना काम संभाल ले। चियान को लगता है कि गू अपने दोस्तों के लिए तोहफे भी लाया है, लेकिन गू जवाब देता है, सोम राक्षसों के कोई दोस्त नहीं होते। असल में वो उनसे मिलने की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन वह बस उफार छोड़कर चले जाना चाहता है। चियान प्रभावित है कि गू अपने परिजनों को याद कर रहा है, जो उसे एक बहुत ही बुद्धिमान राक्षस बनाता है। दूसरी ओर गू यह कहकर खुद को धोखा देता है कि वह उन्हें याद नहीं कर रहा है, लेकिन उसे जाते समय उन्हें अलविदा न कहने का पछतावा है। तब चान गू से पूछता है कि उसने अपना पैक क्यों छोड़ दिया। गू तब उल्लेख करता है कि उसकी बुद्धिमत्ता जागृति के साथ कुछ अच्छी चीजें आई हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। जाहिर है गू को लगा कि अगर उसने यह नहीं सीखा होता तो उसे कभी भी वह खालीपन महसूस नहीं होता जो वर्तमान में उसे तबाह कर रहा है। भाषा गू खुद को श्रेष्ठ और अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वह किसी से ठीक से जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने झुंड छोड़ दिया। दरअसल उसके झुंड को पता ही नहीं कि वह चला गया है, लेकिन वह उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उनमें सचमुच भाईचारे का भाव नहीं है। पत्थर हटाते समय नारी अचानक एक अंडे पर ठोकर खाती है, जो जाहिर तौर पर एक राक्षस का अंडा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कौन सा है। हालांकि जब गू लगभग गिर गया
और उसके हाथ से पत्थर गिर गया तो अंडे में हल्की सी दरार आ गई। चियान चिंतित है। हो सकता है कि इस बच्चे को कोई समस्या हो, क्योंकि उसे मजबूत और स्वस्थ होने के लिए अंडे से खुद ही बाहर निकलना होगा। नारी चिंतित है और वह सुझाव देती है कि वे अंडा अपने साथ ले जाएं ताकि वह पक न जाए। गू इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसमें से किस तरह का राक्षस निकलेगा। दूसरी ओर शॉन एक सही समाधान के बारे में सोच रहा है। उसके पास एक जगह है जो उसके अनुसार घोंसले के लिए एकदम सही होगी, और इसके अलावा वह यह जानने के लिए थोड़ा उत्सुक है कि अंडे के अंदर क्या है। बाद में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद चांद तय करता है कि वे अंडे को वापस घर ले जाएंगे। गू अड़ा रहता है कि उन्हें अंडा छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अंडा नहीं देखा। फिर चोन उस पर अपराध बोध का कार्ड खेलता है और पूछता है कि उसने अंडा फोड़ने के लिए पत्थर क्यों गिराया। गो दोष स्वीकार करता है, लेकिन चोन को याद दिलाता है कि उसके इस मूर्खतापूर्ण फैसले से नारी को चोट लग सकती है। फिर चोन गुस्से कहता है कि जब तक वह आसपास है उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एगू उसे अपने दिल में ले लेता है, उसकी बात मान लेता है और वह अंडा घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। चूंकि वे सभी अंडा घर ले जाने के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए चियान सुझाव देता है कि वे अपना पत्थर खनन जारी रखें। इसके तुरंत बाद समूह घर लौटता है और देखता है कि किसियो वापस आ गया है। चियान हैरान है कि वह लड़का जल्दी लौट आया। फिर किसियो उसके लिए चियान का बैग उठाने की पेशकश करता है और चियान उसे बैग देने का फैसला करता है क्योंकि वह दावा करता है कि वह मजबूत है। किसियो बैग ले लेता है, लेकिन वह उसे तुरंत गिरा देता है मानो उसे थॉर का बैग दे दिया गया हो। हथौड़ा तभी चियोन देखता है कि किसोक का चेहरा चोटों से भरा हुआ है और वह उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। ज्वालामुखी क्षेत्र में वापस गू ने अपने रिश्तेदारों को रामेन के पैकेट उपहार में दिए हैं जो उसने उनके लिए छोड़े थे। चियोन को अंदाजा होता है कि किसोक को कहीं पीटा गया होगा, लेकिन यह उसके लिए एक झटका है क्योंकि किसियो ऐसा आदमी नहीं लगता जिसे धमकाया जा सके। किसियो अपनी आभा कम करने वाले पलों का बचाव यह कहकर करने की कोशिश करता है कि नारी आमतौर पर उसे पीटती है, लेकिन चियोन को यकीन नहीं होता कि वह आदमी वाकई गर्व महसूस कर रहा है। इसके बारे में चियोन के सवालों से बचने के लिए कियो यह कहकर भाग जाता है कि उसे उनके लिए खाना बनाना है। कुछ ही देर बाद नारी चियान को पत्थरों पर काम करते हुए पाती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। चियान बताता है कि वह पत्थरों को काटकर और उन्हें आकार देकर लैंप पर काम कर रहा है। चियान नारी को बताता है कि वह छत पर चमकते पत्थर लटकाएगा और उसे विश्वास दिलाता है कि यह अच्छा बनेगा। नारी चियान की चतुराई और चीजों को विस्तार से समझाने के लिए उसकी सराहना करती है। इसके अलावा नारी का मानना कि चियोन अपने पिता की तरह ही एक दयालु इंसान है। चियोन इस मौके का फायदा उठाकर उससे पूछती है कि क्या वह अपने पिता के बारे में बात कर रही है, जो नारियल जनजाति से हैं। नारी भी हाँ कहकर उसका साथ देने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद गू और मंड्रेओरा के बीच लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि गू को लगता है कि उन्होंने उसके इलाके में घुसपैठ की है। बाद में किसाक अपने खास व्यंजनों में से एक टोफू पॉकेट्स बनाना खत्म करता है। वह व्यंजन परोसता है और समूह को खाने के लिए कहता है। हालांकि चियोन को खाने में दिलचस्पी है, वह किजियो से कहता है कि वह जानना चाहता है कि उसके चेहरे के साथ असल में क्या हुआ था। किसोक बताता है कि वह प्रमोशन परीक्षा के लिए आवेदन करने हंटर एसोसिएशन गया था, लेकिन उसकी मुलाकात कुछ रैंक के शिकारियों से हुई और उन्होंने उसे लगातार 7 साल फेल होने के लिए चिढ़ाया, जिसके बाद झगड़ा हुआ। उसकी कहानी पूरी होने से पहले ही समूह ने अपना खाना खत्म कर लिया और मांगने लगा। किसोक बताता है कि शिकारियों ने उससे कहा कि वह इधर उधर घूमना बंद कर दे क्योंकि वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। किसोक कहता है कि वे उसे उसके बारे में चिढ़ाते रहे, बाल, जिसकी वजह से वह उनके तानों में फंस गया और उनसे लड़ने लगा। फिर चियान उससे पूछता है कि क्या वह पूरी तरह गंजा है या उसने अपना सिर मुंडवा लिया है। ये जाहिर है वो उसके बालों का झड़ना एक मेडिकल रहस्य बना हुआ है जिसका कोई हल नहीं निकाल पाया है। फिर चियान उससे पूछता है कि अगली प्रमोशन परीक्षा कब है, और क्यों कहता है कि 90 दिनों में है, चूंकि उनके पास बहुत कम समय बचा है। चियान सुझाव देता है कि उनके लिए विशेष प्रशिक्षण लेने का समय आ गया है। किसुक प्रशिक्षण के लिए उत्सुक है और वह चियान को आश्वस्त करता है कि वह जरूर करेगा। वह उससे जो भी कहे वह करेगा। चियान उसे चौंका देता है जब वह कहता है
कि सबसे पहले वह नारी से बर्तन छीन लेगा। किसोक अभी भी बर्तनों के बारे में रो रहा होता है जब चियोन उसे बताता है कि उसे बचे हुए चमकते पत्थरों को धोना होगा ताकि उन पर लगी ज्वालामुखी की राख हट जाए। किसोक यह सुनकर चौंक जाता है और उसे चाओन को याद दिलाना पड़ता है कि उसने विशेष प्रशिक्षण के बारे में कुछ कहा था। फिर चियान उसे बताता है कि अगर वह अपनी बाकी जिंदगी कूड़े के ढेर में जीना चाहता है तो वह प्रशिक्षण को नजरअंदाज कर सकता है। फिर चियोन नारी की ओर मुड़कर उसे बताता है कि उन्हें पाचन क्रिया ठीक करने के लिए मछली पकड़ने जाना होगा। नारी इस बात से उत्साहित है और दूसरी ओर किसियो समझ जाता है कि चियोन के पास उसे बर्तन धोने के लिए कहने का कोई कारण जरूर होगा। शिकायत करने के बजाय किसोक बर्तन धोने में लग जाता है क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जिसने भी क्लास में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। किसोक अपने सभी अच्छे गुणों का बखान करने में एक पल भी बर्बाद नहीं करता। किसोक नारी और चियोन के पीछे दौड़ता है और नदी किनारे उनके साथ मिल जाता है जबकि नारी और चियोन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मछली किज्यूक बर्तन धोने में व्यस्त है लेकिन उसे मछली के साथ खेलने में दिक्कत हो रही है। यह जाहिर है उसकी शक्ति के कारण उसे जलीय जीवों से निपटना मुश्किल हो रहा है। चियान किसोक से पूरी तरह निराश है और वह उसे बताता है कि उसके मन के अपने फायदे हैं। वह उसे अपने मन से एक ढाल बनाने के लिए कहता है और किज्योक कहता है कि वह हमेशा कोशिश करता रहता है लेकिन यह कभी काम नहीं आया। यह सुनकर चियान एक चमकीला पत्थर पकड़ता है और किजक को उसे पकड़ने के लिए कहता है। किजुक हैरान है कि उसे अचानक एक चमकीला पत्थर पकड़ने के लिए कहा गया है लेकिन बस तभी पत्थर उसकी बाह से गिर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि पत्थर मूलतः राक्षसी ऊर्जा है और वह उसे थामे रखने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं लगा सकता। चियान कहता है कि किसाक सही है क्योंकि कुछ चमकते पत्थरों में संघनित राक्षसी ऊर्जा होती है और दानव लोक की राक्षसी ऊर्जा कच्ची अपरिष्कृत शक्ति होती है। चियान समझाता है कि उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने से पहले उसे बाहर निकालने के लिए परिष्कृत मन का इस्तेमाल करना होगा। चियान किस्सी को बताता है कि उसके शरीर में बहुत मन है लेकिन वह बस इसे नियंत्रित करने में अकुशल। चियान उसकी छाती पर एक बिंदु पर थपथपाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके शरीर में कोई रास्ता खुल गया है जैसा कि चियान ने कहा था। किसाक को अपने अंदर से मन का प्रवाह महसूस हो रहा है और चियान उसे उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो उसने अभी अभी खोला है। फिर चियान उसे चमकते पत्थर को उठाने की कोशिश करते समय अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। किसाक निर्देशानुसार करता है और पत्थर से थोड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उसे उठा पाता है। किसाक इस बात से प्रभावित होता है कि बर्तन धोना और पत्थर धोना ये सब उसके जीवन का हिस्सा थे। चोन की योजना चूंकि किशियो इसे करने में खुश है। चियान उसे बर्तन धोते हुए अपना मन लगाते रहने के लिए कहता है पूरी स्थिति से उत्साहित। किसियो चियान को आश्वस्त करता है कि वह उसकी बताई हर बात मानने को तैयार है। चियान भी उसके दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रभावित होता है क्योंकि चियान को अंदर ही अंदर पूरा विश्वास है कि किसियो यह कर सकता है। उस रात चियान छत पर चमकता हुआ पत्थर लटका देता है और यह एक अच्छा लैंप बन जाता है। जब बाकी सब सो रहे होते हैं तो गू अकेला होता है जिसके पास अंडा होता है क्योंकि वह सो गया था। दिन के पहले के हिस्से में उसके शरीर में फिर से नींद जैसा कुछ नहीं है। अचानक वह देखता है कि नारी एक ज़ॉम्बी की तरह नींद से उठ खड़ी होती है और घर से बाहर निकलने लगती है। हैरानी की बात है कि नारी अपने कपड़े धोने के लिए घर से बाहर निकलती है क्योंकि वे गंदे हैं। चोन गू दूर खड़ा सोचता है कि वह लड़की आधी रात को कपड़े क्यों धो रही है। गू को लगता है कि उसे ऐसा करना जरूरी था क्योंकि वह एक लड़की है और उसके पास और कपड़े नहीं हैं। कुछ ही देर में नारी पानी से बाहर निकल आती है। खुशी है कि उसने अपने कपड़े धो लिए हैं और अब वे साफ हैं। वह अपनी छोटी सी जीत का जश्न मना रही है। तभी चियान बाहर निकलता है मानो ताज़ी हवा लेने आया हो। जब नारी उससे पूछती है कि वह बाहर क्या कर रहा है तो वह कहता है कि वह गू के साथ टहलने गया है। चियान उससे यह भी पूछता है कि क्या वह टहलने गई है और वह घबराकर हाँ कहती है। फिर चोन नारी को स्थिर रहने के लिए कहता है और वह उसकी कमर पर एक बेल्ट और उसका फूल बांध देता है। नारी को यह नया जोड़ा बहुत पसंद है क्योंकि यह उसे कूल दिखाता है। अचानक उन्हें कुछ परेशान करने वाली आवाज सुनाई देती है जंगल से और यह नारी को डराता है लेकिन शॉन उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह बस एक टिड्डा है। वे घर वापस चलने लगते हैं
और शॉन नारी से पूछता है कि क्या उसे कुछ और चाहिए, जैसे कपड़े और जूते। नारी तब कहती है कि वह चैन द्वारा उसे पहले से दिए गए कपड़ों से खुश है। बाद में शॉन एक सुंदर पोशाक पहने हुए लेकिन बिना जूतों के दानव लोक से बाहर निकलता है। वह नारी की वजह से खरीदारी करने का इरादा रखता है और राहगीर शॉन को ऐसे देखते हैं जैसे वह कोई पागल हो। शॉन समझ नहीं पाता नारी को दानव लोक से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है और वह मानसिक आघात से भी पीड़ित है। चियान को कभी यकीन नहीं हुआ कि वह एक बच्चे के कपड़ों की वजह से खुद को मानव लोक में पालेगा। जब वह कपड़ों की दुकान ढूंढ रहा था तभी एक हट्टा कट्टा सा दिखने वाला बच्चा उसके पास आया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसे 10 काम 1 में कपड़ों की दुकान ढूंढने में मदद कर सकता है। क्योंकि वह साफ देख सकता था कि शियान वहां की नहीं है, इसलिए वह उसे दुकान तक पहुंचाने का आश्वासन देता है। शियान भुगतान करने को तैयार है, लेकिन वह उस लड़के से कहता है कि उसके पास छोटे नोट नहीं है और वह तभी भुगतान करेगा जब उसे छोटे छुट्टे मिलेंगे। बच्चा इस बात से प्रभावित नहीं होता कि एक शिकारी के पास 10 काम 1 नहीं है और वह मान लेता है कि शियान एक नौसिखिया है जिसे ठगा गया है। फिर भी वह चियान से अपने पीछे आने को कहता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं। जैसे ही वे सड़क पर चल रहे होते हैं वह अपना परिचय वांगू के रूप में देता है और चियान आसपास खड़ी पुलिस गश्ती गाड़ियों को देखता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि झुग्गी बस्ती अब सुरक्षित है। बोंगू फिर बताता है कि वह साफ देख सकता है कि चियान काफी देर से जागा नहीं है क्योंकि वह बिना किसी उपकरण के गेट से बाहर आया था। बोंगू को लगता है कि चियान को दूसरे ताकतवर लोगों ने लूटा है, लेकिन वह चियान को एक सलाह देता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। चियान सोचता है कि वह लड़का अपनी उम्र के हिसाब से समझदार है, लेकिन वह तर्क देता है कि वह बच्चा नहीं है क्योंकि वह 17 साल का है। अचानक उन्हें सामने कुछ गुंडे दिखाई देते हैं और बोंगू चियान से कहता है कि वह किसी भी कीमत पर उस जिले से दूर रहे क्योंकि यह सबसे खतरनाक झुग्गी बस्ती जाहिर है। अंतरिक्ष गिरोह कभी जिला 11 में था, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र जिला 13 तक फैला लिया है। बोंगू कहता है कि पुलिस अब वहां जाती भी नहीं और तभी बोंगू बताता है कि वे असल में जिला 12 में हैं। यह सुनकर शियान चिंतित हो गया क्योंकि उसे लगा कि जिला 13 में वह अनाथालय जहां वह रहता था अब भी वहां है या नहीं। इस बीच बच्चों के कपड़ों की एक दुकान के अंदर मालकिन को बच्चों की दुकान खोलने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। झुग्गी बस्ती के अंदर और वह अपना व्यवसाय बदलने के बारे में सोच रही होती है। तभी चियान दुकान में प्रवेश करता है। बोंगसू और दुकान मालिक पार्क के बीच एक मजेदार बातचीत के बाद वह उसे बताता है कि चियान कुछ कपड़े खरीदने आया है। पार्क गुस्से में बोंगसू के गाल पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वह उसके स्टोर में कंगाल शिकारियों को लाना बंद कर दे क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत से शिकारी हैं। पार्क ने पहले ही चियान के पहनावे के कारण उसे नकार दिया है। जाहिर है उसी ने बोंगसू को दुकान में दयनीय शिकारियों को लाने के लिए कहा था क्योंकि वे उसे याद दिलाते हैं अपने दिवंगत भाई की। पार्क यह बात मानती है, लेकिन कहती है कि अगर वह मदद करती रही तो आखिरकार उसका कारोबार बंद हो जाएगा। जब दोनों एक जोड़े की तरह बहस कर रहे होते हैं, शियोन कमरे में कपड़े देख रहा होता है। तभी चियान बीच में आकर कहता है कि वह कपड़े खरीदना चाहता है और 1 करोड़ का नोट निकालता है, यह कहते हुए कि उसके पास बस इतना ही पैसा है। जैसे ही वे यह देखते हैं उनका स्वागत बदल जाता है और पार्क एक अच्छे दुकानदार की तरह व्यवहार करने लगता है, जबकि बोंगू उसके लिए स्नैक्स और ड्रिंक की एक प्लेट लेकर आता है। पार्क सभी की मार्केटिंग शुरू कर देता है। स्टोर में रखे कपड़े। शियान फिर स्टोर मालिक से कहता है कि उसे एक अधेड़ उम्र की लड़की और अपने लिए कपड़े चाहिए। पार्क यह सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत अपने स्टोर में जाकर अपने पास मौजूद खूबसूरत कपड़े निकालने लगती है। दिन के अंत तक चियान स्टोर से जितने कपड़े खरीद सकता था खरीद चुका होता है और स्टोर मालिक चाहता है कि उसका दिन ऐसे ही चलता रहे। सब कुछ पैक करने के बाद वह उन्हें घर पहुंचाने की पेशकश करती है, लेकिन चियान उसे आश्वासन देता है कि वह उन्हें खुद ले जा सकता है। चियान फिर बोंगू के लिए 1 लाख वाला सिक्का निकालता है और कहता है कि उसे उससे एक और एहसान मांगना है। दुकान से बाहर निकलने के बाद बोंगसू तब तक चुप रहता है जब तक वह चियोन को उस सराय तक नहीं ले जाता जिसके लिए उसने कहा था। वह उसे आश्वस्त करता है कि सराय सुरक्षित है क्योंकि पास में ही एक पुलिस स्टेशन है और मालिक एक अच्छा इंसान है। यह सुनकर चियोन आगे आता है
और बोंगू से कहता है कि वह बाहर उसका इंतजार करे। बोंगू बाहर खड़ा सोचता रहता है कि दुकान में क्या हुआ था। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि चियान ने उसे 100 काम वन और उसके लिए कपड़े भी खरीदे। उसे लगता है कि चियान उन लोगों में से एक है जो बच्चों को बहकाकर उनका अपहरण करता है, जिससे उसके पास भागने या न भागने का विकल्प बचता है। साथ ही वह इस बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि चियान वाकई एक अच्छा इंसान हो सकता है। कुछ देर बाद चियान बाहर आता है और कहता है कि बोंगू सही कह रहा था कि मालिक अच्छा है। अचानक वह बोंगू को एक चाबी देते हुए कहता है कि वह साफ देख सकता है कि वह सड़क पर रह रहा है। चियान ने 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया है, इसलिए वह शुरू कर सकता है, वहां रह रहा है और इसके अलावा उसने उसके खाने का खर्च भी उठा लिया है। चियान बोंगसू से कहता है कि वह ध्यान रखे कि वह ठीक से खाए और सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह बोंगसू से कहता है कि वह जा रहा है। जैसे ही चियान दानवलोक में वापस जाने के लिए द्वार में प्रवेश करने वाला होता है, बोंगू उससे पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसका कोई छिपा हुआ मकसद है, क्योंकि वो उससे उसी दिन मिला था। बोंगू को यकीन नहीं हो रहा कि चियान ने उसके लिए इतने अच्छे काम किए और चियान उसे बताता है कि उसने जो कुछ भी किया उससे उसे पुराने जमाने की याद आ गई। चियान बताता है कि वह बोंगसू जैसा एक बार, हालांकि यह बहुत समय पहले की बात है। इसके साथ ही चियान दानवलोक में प्रवेश करता है और जब तक वह वापस आता है, नारी पहले से ही चिंतित हो चुकी होती है क्योंकि चियान बिना कुछ कहे बाहर चला गया था। फिर चियान बताता है कि वह नारी के लिए उपहार लेने गया था। वह उसके पास बैग छोड़ देता है और वह वास्तव में अच्छे कपड़ों से भरा होता है। नारी शियान द्वारा उसके लिए खरीदे गए अच्छे कपड़ों को लेकर बहुत उत्साहित है और वह उसे उन्हें घर के अंदर ले जाकर पहनने के लिए कहता है। एक त्वरित रहस्य उद्घाटन में शियान ने केसक के कपड़े उधार लिए थे। इंसानों की दुनिया में जाओ और वापस आने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। बाद में शियान कपड़े तय करने बैठ जाता है और नारी कुछ पहनकर देखती है। चियान खुश है कि नारी उसके लिए खरीदे गए कपड़ों को लेकर उत्साहित है और उन्हें पहनकर वह प्यारी भी लग रही है। कुछ कपड़े पहनकर देखने के बाद आखिरकार उसे अपना सबसे अच्छा कपड़ा मिल जाता है, जो बीच में एक चूजे का चित्र है और वह दावा करती है कि यह गु जैसा दिखता है। गु को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी तुलना कपड़े पर बने एक फीके मुर्गे के चित्र से की जा रही है। चियान फिर वह उसे बाकी कपड़े खुद तय करके देखने का मौका देता है और वह खुशी-खुशी मान जाती है। गो बताता है कि चियोन के लाए सारे कपड़ों के लिए घर में जगह नहीं है। चियोन कहता है कि वह इस बारे में सोच रहा था और उसका समाधान यह है कि वे घर का विस्तार करेंगे ताकि वह एक वॉक इन क्लोसेट बना सके और फिर एक बिल्ट इन अलमारी लगवा सके। गो को चिंता है कि इसके लिए उन्हें पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन शियोन उसे बताता है कि उसके पास एक बेहतरीन इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है। बाहर तभी वह किशियो को बुलाता है और बताता है कि उसके पास उसके लिए एक और खास ट्रेनिंग है। किशोक बुलाए जाने से उत्साहित है और वह चियान को बताता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग पोशाक साफ कर ली है और ऐसा करके वह चियान की फटी हुई पोशाक की बात कर रहा है। किशोक बताता है कि उसमें जहर भरा हुआ था और क्योंकि उसे पता नहीं था, उसे छूते ही उसकी मौत हो गई। किशोक का मानना कि चियान ने खुद को और मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर पोशाक पर जहर छोड़ दिया था। किशियो को पता नहीं था कि चियान बहुत ज्यादा उसे धोने में आलस आ रहा है और अचानक वह किजियो से कहता है कि वह इसे पहनने के लिए स्वतंत्र है। चियान ने क्योक को यह बताकर एक बेहतरीन चाल चली कि यह एक बेहतरीन प्रशिक्षण वर्दी बनेगी। वह उसे इसे पहनने और लकड़ी काटने के लिए कहता है। गुइगेटर बीच में आता है और कहता है कि वह उसके लिए लकड़ियां भी चुनेगा। क्योक तुरंत चिंतित हो जाता है क्योंकि वह इस पोशाक को पहनने मात्र से ही मर सकता है और शियान उसे पेड़ काटने के लिए कहकर उसे और मुश्किल बना रहा है। अचानक नारी उन पर चिल्लाती है, घर के अंदर कह रहा है कि अंडे में कुछ गड़बड़ है। तो समूह घर में प्रवेश करता है और शियोन को लगता है कि अंडा फूटने वाला है, इसलिए हलचलें हिंसक हो रही हैं। किसोक को चिंता है कि अंडे से कोई भयानक राक्षस निकलेगा, लेकिन नारी इससे सहमत नहीं है और कहती है कि यह एक प्यारे राक्षस को बोर कर देगा। जब अंडा फूटना शुरू होता है तो दोनों बहस कर रहे होते हैं और सबसे पहले कुछ बहुत ही तीखे पंजे निकलते हैं। समूह तब तक उत्सुक रहता है जब तक कि पूरा अंडा फूट नहीं जाता और अंदर एक जीव है, लेकिन नारी और क्योक पूरी तरह से भ्रमित हैं क्योंकि वह जीव ऐसा नहीं है
जिसे उन्होंने पहले कभी देखा हो। उसका शरीर सांप जैसा है, जबकि उसके पैर पक्षी जैसे दिखते हैं। वह जीव बिना समय गंवाए में से किसियों के चेहरे पर कूद पड़ता है और वह डर के मारे लगभग मर ही जाता है। बाद में किजियो अपने मालिक के कहने पर पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। गू उसकी निगरानी और देखरेख के लिए उसके सिर पर बैठ जाता है और पेड़ काटते समय कियो को उसमें मौजूद जहर की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पोशाक। किसको यकीन नहीं हो रहा कि चियोन उस पोशाक में बिल्कुल सही चल रहा था। दूसरी ओर चियान कपड़े तय करने के बाद बस मजे कर रहा था। तभी नारी उस जीव को अपने हाथों में लिए वहां पहुंचती है और चियोन से कहती है कि यह एक आज्ञाकारी और अच्छा जीव लग रहा है। चियान को लगता है कि यह जीव नारी के प्रति वफादार है, क्योंकि वह समझ सकती है कि उसने ही उसकी जान बचाई थी। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि वे इसका क्या नाम रखेंगे। फिर चियान सुझाव देता है कि वे इसका नाम रखें सासा, क्योंकि वह आंशिक रूप से सांप है। नारी अभी भी चियान से इस बारे में बात कर रही होती है कि तभी सासा कूदकर जंगल की ओर भाग जाता है। चियान खुश होता है कि दोनों साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं, जो परिवार के लिए अच्छी बात है। चियान फिर गु से कहता है कि उसने सासा जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा और गु भी यही कहता है, जिसका मतलब शायद यह है कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है। हालांकि गु जानता है कि यह राक्षस ज्वालामुखी क्षेत्र से जरूर आया है और इसीलिए उन्हें मंड्रेओरा पर नजर रखनी होगी। जाहिर है वहां के राक्षस ज्वालामुखी क्षेत्र के लोग पौधों जैसी प्रजातियों को स्वादिष्ट मानते हैं। मूलतः वे जो भी पौधा देखते हैं उसे खा लेते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पौधे दुर्लभ हैं। इसके अलावा उन्हें ऐसे पौधे पसंद हैं जो प्रबल राक्षसी ऊर्जा से भरे हों। इस वजह से गू को पूरा भरोसा है कि राक्षस मंड्रेओरा को खोदकर उन्हें खाने की कोशिश करेगा, जैसा कि गू ने अनुमान लगाया था। राक्षस मंड्रेओरा के मैदान में पहुंच चुका है और उनके बीच एक तारा युद्ध छिड़ जाता है। नारी उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन चाओन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका मानना कि वे राक्षस हैं और उन्हें अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक बार भी एक दूसरे पर हमला करना चाहिए। चूंकि सासा अभी भी काफी छोटा है, चियोन को नहीं लगता कि इससे पौधों को कोई खास खतरा है। तभी सासा सबसे छोटे मंड्रेओरा पर निशाना साधता है, लेकिन सबसे बड़ा उसे रोक देता है। मंड्रेओरा तुरंत रक्षात्मक और फिर जवाबी हमले की मुद्रा में आ जाता है और जैसी कि उम्मीद थी, दूसरा मंड्रेओरा जवाबी हमला करता है। हालांकि सासा अपनी पूंछ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो। हालांकि तीसरा पहले ही मौके का फायदा उठाकर सासा पर हमला कर देता है। अंत में मंड्रेओरा सासा को पीटते हैं और वह रोने लगती है। सासा भाग जाता है और चियोन बताता है कि मंड्रेओरा लड़ाई के पहले दौर के विजेता हैं, चूंकि शोक खत्म हो चुका है। चियान सुझाव देता है कि अब समय आ गया है कि वे अपने काम पर लौट जाएं। 2 दिन बाद किसियो घर का विस्तार पूरा करता है और किसाक खुशी से उस पोशाक को फेंक देता है। उसके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे होते हैं। वह सोचता है कि क्या वह उसने अच्छा काम किया, लेकिन शियान वहां आ गया और उसने उम्मीद से भी बेहतर काम करने के लिए उसकी तारीफ की। नारी भी प्रभावित है, क्योंकि घर में फूलों की खुशबू आ रही है और यह गुलू की बदौलत है, जिसने इमारत के लिए खुशबूदार लकड़ी चुनी है। जियान को पूरा भरोसा है कि वहां रखे सभी कपड़ों से भी अच्छी खुशबू आएगी। जब किसुक को पता चलता है कि चियान ने नए राक्षस को एक नाम दिया है जो सासा है, तो वह एक बेहतर नाम सुझाता है। चियान उसे अपना प्रस्तावित नाम बताने के लिए कहता है और वह स्नेक चिक चुनता है, जो किसी भी इंसान के लिए सबसे बेतुका नाम है। सोचो, नारी अपना नाम सुझाती है, लेकिन वह भी बकवास निकलता है। गु बातचीत में शामिल होना चाहता है और चियोन उससे उसका असली नाम पूछने का फैसला करता है, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसका पहले एक नाम था। गु फिर बताता है कि उसका असली नाम रॉकी माउंटेन हूफ है, जो असल में उसकी पहचान बताता है। चियोन निराश हो जाता है, क्योंकि वह इन मूर्खों के साथ जी रहा है। चूंकि कोई और इससे बेहतर नाम नहीं सुझा सकता, इसलिए समूह सासा ही चुनता है, चूंकि घर का विस्तार पूरा हो चुका है। गु चियान से पूछता है कि उनकी अगली योजना क्या है। चियान तब बताता है कि जब वह मानव लोक में था तब उसने क्या सोचा था। वह सुझाव देता है कि वे घर के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना दे, ताकि उसके न होने पर भी राक्षस अंदर न आ सके। क्यों घर को घूरता है और उसे शक होता है कि क्या कोई भी राक्षस अपने होश में उस डरावने घर के पास आने की कोशिश करेगा। चियान तब कहता है
कि कोई एस क्लास राक्षस या दुष्ट शिकारी आ सकते हैं। चूंकि वे लोगों को बाहर रखना चाहते हैं, इसलिए गूस कहता है कि इसे किसी से बनाना होगा, घनी राक्षसी ऊर्जा वाली सामग्री। और इसे पाने के लिए उन्हें तटीय क्षेत्र में जाना होगा। जाहिर है, वहां एक पीले रंग का क्वार्ट्स है जो ब्लैकस्टोन से भी ज्यादा सख्त है। शोन पहले से ही कल्पना कर रहा है कि अगर वे उस पर ग्लोस्टोन भी लगा दे तो बाढ़ कितनी खूबसूरत दिखेगी। जहां नारी और गू तटीय क्षेत्र में जाने को लेकर उत्साहित है, वहीं किसाक को इस बारे में एक बुरा सपना आ रहा है। किसाक डर के मारे बेहाल है, लेकिन तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसका मतलब है कि उसे इंसानों की दुनिया में लौटना होगा। किसाक को खुश इसलिए क्योंकि यह सही समय पर हुआ। किसाक तुरंत चियोन से कहता है कि उसे राक्षसी ऊर्जा की दवा लेने जाना है, और चियोन मान जाता है। वह उसे मंड्रेओरा का ध्यान रखने के लिए कहता है अगर वे देर से वापस आएं। फिर किसाक चियोन से कहता है कि तटीय क्षेत्र से सावधान रहे, क्योंकि यह रैंक और उससे नीचे के शिकारियों के लिए एक खतरनाक जगह है। असल में इस क्षेत्र पर दो डिजास्टरा राक्षसों का शासन है। यह पहली बार है जब चियान यह सुनेगा, और कियो बताता है कि रिपोर्टों में कहा गया है कि वे काइमेरा शिकारी जो बहुत समय पहले प्रयोगशाला से भाग निकले थे। जाहिर है, उनके सिर पक्षियों के हैं, लेकिन उनके शरीर मानव रूप में बने हुए हैं। इस बीच कुछ शिकारी इन विपत्ति श्रेणी के राक्षसों से लगभग भिड़ रहे हैं। वे एक सीधा ट्रैकिंग प्रहार करते हैं, जिससे राक्षस विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह भाग रहा है, और वे उसका पीछा करने का सुझाव देते हैं। हालांकि उनमें से एक कहता है कि उन्हें राक्षसों को मारने से पहले उनके आश्रय तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए। शिकारी हैरान है कि 60 के बाद भी, वर्षों बाद भी राक्षस अभी तक मरे नहीं हैं। उनका मानना कि चाइमिया पूरी तरह से राक्षसों में बदल चुके हैं, और शिकारी चमीरा शिकारियों के निर्माण से मिली महान उपलब्धि को राक्षसों द्वारा धूमिल नहीं होने देना चाहते। अचानक उन्हें पता चलता है कि राक्षस भाग भी नहीं रहा है, बल्कि सीधे उन पर निशाना साध रहा है। एक टीम लीडर अपने आदमियों को आने वाले हमले के खिलाफ एक अवरोध खड़ा करने का आदेश देता है। हालांकि उनका अवरोध राक्षस के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाया, और एक ही वार में उसे चकनाचूर कर दिया। यही वह समय था जब आखिरकार उन्हें एहसास होने लगता है कि उन्होंने राक्षस की ताकत का गलत आकलन किया था। राक्षस फिर से उन पर हमला करता है और उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी नारी वहां प्रकट होती है और राक्षस को मुक्का मारती है, और उसे अपने ही आकार के लोगों को मारने के लिए कहती है। राक्षस को पता चल जाता है कि नारी एक किमेरा है, और वह स्थिति का दोबारा आकलन करने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाता है। फिर नारी चियोन को बताती है कि राक्षस शिकारियों को धमका रहा है, लेकिन चियोन को लगता है कि वह असल में गलत तरीका अपना रहा है। तभी शिकारियों को भनक लगती है कि यांत्रिक कल्पना उनके चारों ओर है। तभी चोन को एहसास होता है कि नारी में अभी भी एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। इसके अलावा चियान उस चिड़िया के सिर वाले आदमी को जानता है। चियान उस पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि वे रूममेट थे, लेकिन उसे अपना टैग नंबर याद नहीं आ रहा है। जब चियान चिड़िया के सिर वाले से बात कर रहा होता है, तो शिकारी सुझाव देता है कि बेहतर होगा कि वे पीछे हटकर इंसानों की दुनिया में लौट जाएं। हालांकि वे और मजबूत होकर वापस आने की योजना बनाते हैं, और जैसे ही चांद यह सुनता है, उसे पता चल जाता है कि वे एक दर्द बिना किसी हिचकिचाहट के वह सुझाव देता है कि वह और चिड़िया का मुखिया इस स्थिति को संभाल ले। पता चलता है कि चिड़िया असल में उसका रूममेट नंबर 33 था। नंबर 33 भी चाउन से आ रही गंध को पहचान लेता है, और वह समझ पाता है कि वह नंबर 17 है। 66 साल पहले टीडीए प्रयोगशाला के पास एक जंगल में नंबर 33 को एक छोटी बच्ची को अपनी पीठ पर लादकर प्रयोगशाला से भागने की कोशिश करते हुए देखा गया था। जाहिर है, उस समय उस छोटी बच्ची का नाम जिया था, और नंबर 33 उन दोनों को सुरक्षित निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वे भागते हैं जंगल में, वे अचानक छोटे चियान से मिलते हैं, जो नंबर 33 को बताता है कि उसने उसके दुष्प्रभावों के बारे में सुना है, और यह भी कि वे बदतर होते जा रहे हैं। चियान ने उसे बताया कि अगर वह 3 दिन में वापस नहीं आया तो उसका अंत बुरा होगा, क्योंकि विस्फोट मंत्र काम करेगा और उसे मार देगा। हालांकि चियान कहता है कि उसकी बहन जिया का अभी गर्भपात नहीं हुआ है। चियान सुझाव देता है कि नंबर 33 प्रयोगशाला में ही रहे, जहां वह अपने दुष्प्रभावों के लिए निवारक दवाएं ले सके, ताकि वह थोड़ा और जी सके, भले ही एक दिन ही क्यों न हो। फिर नंबर 33 चियोन से कहता है
कि वह कभी नहीं जान पाएगा कि वे कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि उस पर बाकियों की तरह कोई दुष्प्रभाव नहीं है। नंबर 30 अपनी बहन को लिटा देता है और चोन से कहता है कि उसे बस आज़ादी से जीने की परवाह है और इसके लिए वह चोन से लड़ने के लिए तैयार है ताकि वह उसके रास्ते से हट जाए। तभी चोन उसके लिए दानवलोक का एक द्वार खोल देता है। नंबर 33 के लिए यह चौंकाने वाला है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास द्वार का पत्थर होगा। असल में वे जानते हैं कि दानवलोक में कदम रखने पर उनके पास दो विकल्प हैं, या तो उनका मानव कोशिकाएं राक्षसी ऊर्जा से विषाक्त हो जाती हैं, या उनकी राक्षसी कोशिकाएं राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सक्रिय हो जाती हैं। चियोन संख्या 33 को बताता है कि राक्षस लोक उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि वह मरने तक आज़ादी से जीना चाहता है। असल में अगर वे राक्षस लोक में प्रवेश करते हैं तो प्रयोगशाला का विस्फोट मंत्र सक्रिय नहीं होगा। संख्या 33 ने कोन से पूछा कि क्या राक्षस लोक में जीवित रहने का कोई तरीका है, और उसने उसे बताया कि उसे अपने मानव शरीर और मन को राक्षसी शक्तियों से बचाने के लिए पर्याप्त मन का निर्माण करना होगा। ऊर्जा कान स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान क्षमताओं के कारण उसके लिए यह आसान नहीं हो सकता, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि भविष्य अनिश्चित है। नंबर 33 कहता है कि उसे शायद पता नहीं कि चियान उनकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वह मदद ले रहा है दानवलोक में प्रवेश करने से पहले। नंबर 33 कहता है कि वे 4 साल से रूममेट हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे का नाम नहीं जानते। तभी नंबर 33 आखिरकार बताता है कि उसका नाम युबाम है। अब वर्तमान में शियोन शिकारियों को एक अजीबोगरीब मानसिक स्थिति में डाल देता है। उनकी याददाश्त मिटाने के लिए नियंत्रण, और उसे एहसास होता है कि यह पूरी तरह से काम कर रहा है, तो वह उन्हें जाने देता है। वो जाहिर है चियान के शरीर में एक विस्मृति जड़ी बूटी की कोशिकाएं प्रत्यारोपित की गई हैं, और इससे सम्मोहन और स्मृति हानि होती है। युबाम को यकीन नहीं हो रहा है कि चियान के शरीर में कितनी चीजें इंजेक्ट की गईं, सिर्फ इसलिए कि उसने कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाया। चियान उस आदमी को बताता है कि उसके जाने के बाद वास्तव में बहुत कुछ हुआ था। फिर नारी चियान के कपड़े खींचकर उससे पूछती है कि क्या वह कहीं से युबोम को जानता है, चूंकि वे स्थानीय खेल खेल रहे हैं। चियोन नारी को बताता है कि युबोम स्पैरो जनजाति से है, जिससे युबोम खुद चौंक जाता है। चियान नारी को चिढ़ाकर इसे और भी मजेदार बना देता है। उससे पूछता है कि क्या स्पैरो जनजाति और नारियल जनजाति सहयोगी हैं। नारी तुरंत जवाब देती है कि वे वास्तव में सहयोगी हैं। जब दोनों यह कह रहे होते हैं, उप पूरी तरह से असमंजस में रहता है। तभी नारी अपना सिर झुकाकर चोन से माफी मांगती है और कहती है कि उसने उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे लगा कि वह एक बुरा इंसान है। नारी तुरंत भूख की शिकायत करने लगती है और चियोन युबोम से पूछता है कि क्या उसके घर में कोई भी खाना नहीं है। युबोम अभी भी अपनी मौजूदगी में हो रही इस पूरी घटना से उलझन में है, क्योंकि वह इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता कि चियान एक बेटी का पालन पोषण कर रहा है। कुछ देर बाद युबोम समूह को अपने घर ले जाता है, जो बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसा बना हुआ है। चियान युबोम की तारीफ करता है और कहता है कि उसने वाकई अपना घर बहुत अच्छी तरह बनाया है। फिर युबोम अपने बनाए ग्रिल्ड क्लैम्स की एक प्लेट निकालता है, जिसमें उसने डेमन बटरनट भी डाला है। देखने से ही लगता है कि यह पहले से ही स्वादिष्ट है, और जैसे ही गू और नारी ने इसे चखा, वे खुद को खाने के स्वर्ग में पाते हैं। चियोन भी मानता है कि खाना वाकई लाजवाब था, यहाँ तक कि युबोम द्वारा उसमें डाली गई लाल काई भी। युबोम को अपने खाने पर गर्व है, क्योंकि उसने बताया कि लाल काई एक बहुपयोगी मसाला है। युबोम उन्हें धीरे धीरे खाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसने नारी को और खाने के लिए चिल्लाते सुना। युबोम दिल का दौरा पड़ने से लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि उसके पास सामग्री खत्म हो गई थी। चूंकि नारी को खाना बहुत पसंद आया, इसलिए उसने कुछ क्लैम पकड़ने की पेशकश की ताकि युबोम फिर से वह व्यंजन बना सके। युबोम फिर वह बताता है कि उसके लिए क्लैम पकड़ना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन नारी भाग जाती है और वादा करती है कि वह जितने क्लैम पकड़ सकेगी पकड़ लेगी, क्योंकि वह जी भरकर खाना चाहती है। बच्चे चले जाते हैं और बड़े लोग उसके जाने के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। युबोम यह सुनकर प्रभावित होता है कि चियान अपने अंदर मौजूद अमर कोशिकाओं की बदौलत सचमुच जिंदा हो गया है। युबोम फिर चियान से पूछता है कि क्या वह प्रयोगशाला वापस जाने की योजना बना रहा है। चियान कबूल करता है कि कभी कभी उसका मन करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पहले से ही अच्छी है,
इसलिए उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर चियान युबोम से पूछता है कि क्या वह भी बदला लेने की योजना बना रहा है। युबोम बताता है कि चियान के शरीर में मौजूद मंत्र उसके वापस जिंदा होने के बाद गायब हो गए होंगे, लेकिन उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता जहां तक उनकी बात है। उनके शरीर में अभी भी विस्फोट के मंत्र हैं। युबोम को पूरा यकीन है कि जैसे ही वे इंसानों की दुनिया में लौटेंगे, वे फट जाएंगे। चियान को पता चलता है कि युबोम अपने पंखों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह उससे उसके सिर के बारे में पूछता है और क्या यह कभी सामान्य हो पाया है। युबोम तब बताता है कि वह इसे वापस बदल सकता है, लेकिन वह जानबूझकर इसे वैसे ही रख रहा है। तो जाहिर है उसकी बहन का चेहरा बदल गया है, और अगर वह सामान्य दिखता है तो उसकी बहन को जरूर बुरा लगेगा। तभी चाउन युबोम से एक नाजुक सवाल पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके पास जीने के लिए बस 1 महीना बचा है। युबोम को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह भी पहले से ही जानता है। युबोम स्वीकार करता है कि जब वह पहली बार दानव लोक में आया था तो उसके लिए यह मुश्किल था, और उसे जीवित रहने के लिए मन इकट्ठा करो। और बाद में उसे लगा कि उसका मन और राक्षसी ऊर्जा एक ही स्तर पर है, और इस वजह से युबोम लंबे समय तक शांत रहा। हालांकि कुछ समय पहले ही कुछ भयानक हुआ। जिया का मनोल उलझ गया और उसकी राक्षसी ऊर्जा बेकाबू होने लगी। युबोम का कहना है कि उसने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका अपना मनोल क्षतिग्रस्त हो गया। युबोम कहता है कि वह उसे संभाल रहा है, लेकिन जिया सो रही है क्योंकि उसे नींद के जहर वाले फल खाना पसंद है। चियान को पता चलता है कि जिया अपने शरीर को तबाह कर रही राक्षसी ऊर्जा को धीमा करने के लिए वह जानबूझकर खुद को कोमियोसे की स्थिति में डाल देती है। तभी चियोन को एहसास होता है कि मन के छेद को भरने के लिए मंड्रेओरा से एक औषधि बनाई जा सकती है। चियान को पता चलता है कि युबोम को यह बात नहीं पता थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। इस बीच जिया उस गुफा में मुश्किल दौर से गुजर रही है जहां वह छिपी हुई है। युबोम को आखिरकार तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वह और जिया जीवित रह सकते हैं। चियान युबोम की अज्ञानता को दोष नहीं देता, क्योंकि वह खुद ही सब कुछ जानता था, क्योंकि उसने 15 साल की उम्र से प्रयोगशाला में फार्माकोलॉजी की पढ़ाई की थी। चियान उसे बताता है कि उसे बस एक मोनोहोल से शुद्ध पानी पीना है जिसमें मंड्रेओरा की बची हुई जड़ें मिली हुई हैं। चियान हमेशा सोचता था कि ये बची हुई जड़ें महत्वहीन हैं, लेकिन असल में ये भूमिगत रूप से राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और फिर नई प्रजातियों में विकसित होकर और भी अधिक संख्या में विकसित हो जाती हैं। यह मूल रूप से अपने आप में जीवन शक्ति का एक स्रोत है, इसीलिए इसकी बची हुई जड़ों से बना कोई भी शुद्ध पानी मन छिद्रों को पुनर्जीवित करने में उल्लेखनीय प्रभाव दिखाता है। चोन कभी नहीं सोचा था कि यह उसके काम आएगा, लेकिन वह शुक्रगुजार है। वह असल में मंदराउरस को पाल रहा है। फिर चाउन युबोम से कहता है कि वह उसके लिए कुछ लाने जाएगा। युबोम यह सुनकर हैरान रह जाता है कि चोन शुद्ध जल लेने के लिए वह मानव लोग जाने को तैयार है। चाउन स्पष्ट रूप से बताता है कि युबोम उस पर लगे श्राप के कारण नहीं जा सकता, इसलिए उसे ही जाना होगा। हालांकि वह युबोम से कहता है कि जब तक वह न जाए वह नारी और गू पर नजर रखे। चूंकि शुद्ध जल बनाने वाला कीमियागर भुगतान की मांग करते हुए चियोन युबोम से पूछता है कि क्या उसके पास पैसे हैं, लेकिन वह मना कर देता है। हालांकि उसके पास शिकारियों से इकट्ठा किया गया ढेर सारा सामान भी है। चियान सामान ले लेता है और युबोम को आश्वस्त करता है कि ये उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त होंगे। चियान मानव लोक की ओर जाता है और बोंगू से मिलकर उसे बताता है कि उसे एक कीमियागर की जरूरत है। शुक्र है कि बोंगू एक सम्मानित मार्गदर्शक बन गया है और वह चियान को कीमिया की एक शाखा के बारे में बताता है जो झुग्गियों में खुली है। वह चियोन को वहां ले जाने की योजना बनाता है क्योंकि यह उनके लिए उसे ढूंढने का सबसे अच्छा मौका है। उसे क्या चाहिए? चियान ने देखा कि बोंगू ने अपने हाथों और पैरों पर सैंडबैग पहने हुए हैं और उससे पूछा कि क्यों। बोंगू ने बताया कि वह अपनी सहनशक्ति बढ़ा रहा है ताकि वह चियान की तरह मजबूत बन सके। चियान यह सुनकर हैरान रह गया और बोंगू ने उसे बताया कि उसे पहले ही पता चल गया था कि चियान एक अद्भुत शिकारी है, क्योंकि वह असल में अपने नंगे शरीर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर दानव लोक में प्रवेश करता है। कुछ ही देर में वे कीमिया की दुकान पर पहुंच गए और बोंगू ने चियान को बताया कि कुछ समय पहले ही एक नया शाखा प्रबंधक आया है और उसने कहा था कि वह वाकई बहुत कुशल है। अपने हुनर अलावा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। तभी
उन्हें दूर से उक्त मैनेजर दिखाई देता है, जिससे लोन शार्क का फोन आ रहा है। बुंगू बताता है कि मैनेजर ने गोल्ड सिटी शाखा में 20 साल काम किया था, लेकिन उसे पदावनत करके झुग्गी झोपड़ियों में स्थानांतरित कर दिया गया और इसके अलावा उसकी तनख्वाह भी कम कर दी गई। चियान का मानना कि उस आदमी ने कुछ गलत किया है, इसलिए उसे पदावनत किया गया। फिर बुंगू बताता है कि उसने जो सुना है उसके अनुसार उसका एक उच्च अधिकारी चुपके से पैसे ले रहा था झुग्गियों के लिए बने पैकेजों से। हालांकि जब किमियागर किम ने इसकी सूचना दी तो उसे उपद्रवी होने के कारण बाहर निकाल दिया गया और इस तरह वह झुग्गी बस्ती में पहुंच गया। तभी किम को बोंग सू की उपस्थिति का एहसास होता है और उसका उदास चेहरा तुरंत खिल उठता है। बोंगू फिर किम को बताता है कि चियोन को एक कीमियागर की जरूरत है। चियान अपनी शक्ति का उपयोग करके उस आदमी तक पहुंचता है और वह देख सकता है कि वह स्पष्ट रूप से कुशल है। दोनों की जोड़ी बनाने के बाद बोंगू यह कहते हुए चला जाता है कि उसे प्रशिक्षण लेने जाना है। कीमियागर कार्यालय के अंदर परिचारक जब शियोन और मैनेजर कमरे में दाखिल होते हैं तो वे कम रिटर्न की शिकायत करते हैं। अंदर आते ही शियोन तुरंत मुद्दे पर आ जाता है और किम से पूछता है कि क्या वह मैंड्रेगोरा का इस्तेमाल करके रिफाइंड मैना होल बना सकता है, क्योंकि वह रैंक का अल्केमिस्ट है। चियान आगे कहता है कि उसे लगभग 2 लीटर रिफाइंड पानी चाहिए। किम को लगता है कि चियान बकवास कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि झुग्गियों में कोई मैंड्रेगोरा नहीं है। इसके अलावा वह सोचता है कि चियान को उसकी रैंक कैसे पता है। किम एक कमी के कारण प्रस्ताव ठुकराने वाला है। सामग्री की एक श्रृंखला में जब चाओन घनी राक्षसी ऊर्जा से भरी छोटी छोटी मंड्रेओरा जड़ें निकालता है तो किम चौंक जाता है। किम पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि जड़ें बिल्कुल ताज़ा दिखती हैं, मानो अभी अभी तोड़ी गई हो। फिर चियान बताता है कि वह तटीय क्षेत्र की विशिष्टताओं से किम की सेवाओं का भुगतान करने की योजना बना रहा है। वह किम को थैला देता है और उसे थैले के अंदर की हर चीज का मूल्यांकन करने के लिए कहता है। किम थैले में सुरंग के काले मोती देखता है, जिससे वह दंग रह जाता है, क्योंकि मुख्यालय ने भी कभी ऐसे मोती नहीं देखे। इसके अलावा वहां विशाल क्लैम और लाल काई। फिर चियान किम से पूछता है कि क्या सब कुछ निर्माण शुल्क के लिए पर्याप्त होगा, और वह हाँ कहता है। वास्तव में पूरी सामग्री पूरी इमारत खरीदने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। परिचारक किम से कहता है कि उसे मूल्यांकन उपकरण लाने होंगे, क्योंकि उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए भी महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। परिचारक के कमरे से जाने के बाद चाओन को एक ट्यूब में एक मंड्रेओरा दिखाई देता है और वह किम से इसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसने कहा था कि उनके पास कोई नहीं है। किम बताता है कि जिस मंड्रेओरा को वह देख रहा है वह मर चुका है, लगभग 10 साल, जिसका मतलब है कि इसके सभी औषधीय प्रभाव खत्म हो चुके हैं। किम ने इसे केवल मंड्रेओरा अनुसंधान में अपनी रुचि के कारण ही अपने पास रखा था। तभी चियान बताता है कि मंड्रेओरा अभी भी जीवित है, जिससे वह आदमी चौंक जाता है। फिर चियान उसे मैना खिलाता है और किम को आश्चर्य होता है कि मंड्रेओरा उस पर प्रतिक्रिया करता है। चियान बताता है कि मंड्रेओरा कोमेओमा अवस्था में है, क्योंकि उसकी राक्षसी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। किम इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने खुद मंड्रेओरा को बहुत सारा मैना खिला दिया है। तभी किम का दुष्ट बॉस एन कमरे में दाखिल होता है और बिना समय गंवाए किम और उसके घटिया ऑफिस का मजाक उड़ाता है। किम उस आदमी को वहां देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि वह झुग्गियों में क्यों आया है। फिर वह बताता है कि उसे एक रिपोर्ट मिली है कि लैब में कुछ अच्छा आया है, इसलिए वह यहाँ आया है। किम यह सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसके सहायक ने पहले ही एन से संपर्क कर लिया है। फिर वह अपने अधीनस्थों जुड़वा बच्चों के एक समूह के बारे में बात करता है जो क्षमता उपयोग करता है। फिर चोन की ओर मुड़कर अपना परिचय अंजी जंग के रूप में देता है, कीमिया संघ का निदेशक। वह चाहता है कि चियोन उसके साथ गोल्ड सिटी आए और वह उसकी देखभाल करने का वादा करता है। एनी आगे कहती है कि वह चियोन को एक विशेष अनुबंध देने के लिए तैयार है जो उसे किम से कभी नहीं मिलेगा। फिर चियान एनी से उसकी नाक पर मस्से के बारे में पूछता है, क्योंकि वह अम्बुक्तियों से उसका रिश्ता जानना चाहता है, और यह सुनकर जोर से हंसता है और बताता है कि बाकदियो उसके दादा हैं। चियान उन दोनों के बीच की समानता साफ देख सकता है, क्योंकि बाकदियो ही उन प्रयोगों का प्रभारी था जो उसे एक कल्पना बना दिया। वह एक घटिया वैज्ञानिक था जिसे बच्चों की कभी परवाह नहीं थी, और उसकी नाक पर भी अपने पोते की तरह एक मस्सा है। जैसे ही चियान ने पुष्टि की कि वे एक जैसे हैं,
चियान ने एनी को इतनी जोर से मारा कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। चियान बताता है कि वह कितना निराश है कि एनी बिल्कुल उसके घटिया दादा की तरह है, जो एक लालची और सत्ता के नशे में चूर है। एनी सचमुच उलझन में है और चियान तय करता है कि उसके पास एक छोटा सा सवाल है जो तय करेगा कि वह जिंदा रहेगा या मर जाएगा। आंखों में इतना गुस्सा लिए चियान पूछता है, और अगर टीडीए प्रयोगशाला अभी भी मौजूद है, और जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि चियान किस बारे में बात कर रहा है। तो चियान उससे फिर से पूछता है कि क्या उसे सचमुच चिमेरा रिसर्च लैब के बारे में नहीं पता, जहां बोकडियो ने एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम किया था। किम किसी चीज के पीछे छिपा है और उसे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि शांति पुरस्कार जीतने वाला बोकडियो असल में एक अवैध लैब में काम करता था, अभी भी जमीन पर लेटा हुआ। एनी चियान को डांटती है और कहती है कि अपने पिता का नाम खराब न करे, क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय में अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गेट के पीड़ितों के परिवारों को दान कर दी, जिसके लिए उन्हें शांति पुरस्कार मिला। चियान को पता चलता है कि बोक ने पर्दे के पीछे इतने सारे लोगों की हत्या करने के बाद सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करने का फैसला किया था। चियान को उम्मीद थी कि वह अभी भी जीवित होगा, क्योंकि उसे जगाया नहीं गया था, लेकिन वह इतनी जल्दी मर गया। फिर चियान पूछता है कि क्या यह खिड़की से गिरने का कोई परिणाम था। यह सुनकर उसे झटका लगता है, क्योंकि यह घटना लोगों को पता नहीं थी और वह इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। चियान बताता है कि उसी ने बोक्यो को खिड़की से धक्का दिया था, क्योंकि उसने अपहरित बच्चों को चीनी में बदल दिया था। उसने उन्हें गेट में धकेलने की धमकी दी थी, लेकिन चियान ने पहले कार्रवाई की और उसने उस आदमी को खिड़की से धक्का दे दिया। फिर चियान एनी से कहता है कि वह उसे बस एक मौका देगा। वह चाहता है कि एनी वापस जाए और टीडीए रिसर्च लैब में देखे। चियान एनी को बताता है कि सही समय आने पर वह उसे ढूंढने के लिए वहां मौजूद रहेगा। चियान हैरान है कि उसे बख्तियों के बच्चे झुग्गियों में मिले। उसे याद है कि कैसे उन्होंने उसे, जब वह 9 साल का था, तब एक दर्दनाक प्रयोग हुआ था और 20 की उम्र में उसके शरीर पर राक्षसी अंग दिखाई देने लगे थे। उसके बाद से उसे सचमुच याद नहीं कि क्या हुआ था। उसे पता चलता है कि वह बिना सोचे समझे मूलतः आदेशों और सहज ज्ञान का पालन कर रहा था। अचानक उसे एहसास होता है कि प्रयोगशाला का नाम शायद बदल गया होगा, क्योंकि काफी समय हो गया है। कुछ ही देर बाद किम अपनी प्रयोगशाला से वह परिष्कृत पानी लेकर लौटता है जो वह चाहता है। चियान इस बात से प्रभावित होता है कि वह बहुत तेज था, भले ही वह एक उच्च श्रेणी का कीमियागर हो, फिर भी वह ऐसा कर रहा है। किम बताता है कि सामग्री इतनी अच्छी थी कि सब कुछ आसानी से हो गया। तभी चियोन किम से पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक निजी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, और वह उसे बाकी सामग्री देने का वादा करता है। किम यह सुनकर चौंक जाता है कि चियोन उसे महंगी सामग्री के अलावा एक विशेष अनुबंध की पेशकश कर रहा है। यह सुनकर किम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, जिससे शॉन उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उस आदमी को एक बुरा प्रस्ताव दिया है। सौदा। फिर किम बताता है कि वह मूल रूप से झुग्गी झोपड़ियों से है, और जब वह छोटा था तो उसके माता पिता ने एक बड़ा निजी कर्ज लिया था। उसने वादा किया था कि वह उसे चुका देगा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह हमेशा उसी स्थिति में अटका रहा। शियान ने उसके लिए जो किया उसे सबसे बड़ी नेकी माना जाता है, जिससे वह सोच में पड़ जाता है कि वह उसे कितना चुका पाएगा। चियान को यकीन नहीं हो रहा कि वह लड़का उसे पैसे लौटाने के बारे में सोच रहा है। फिर चियान किम से कहता है कि वह बस यही चाहता है कि वे साथ काम करते रहें। चियान जानता है कि भविष्य में किम से उसे जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वे चीजें उसे अभी भी चाहिए होंगी, चूंकि उसका काम पूरा हो चुका है। उसे लगता है कि वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, जैसा कि उसे डर था। जिया ने जमकर उत्पात मचाया और युबोम की पिटाई कर दी। पिटाई सहते हुए भी युबोम बच्चों की सुरक्षा का अपना वादा निभाने पर अड़ा हुआ है। युबोम आखिरकार अपनी बहन से भीषण युद्ध करने का फैसला करता है और वह तेज गति से उसकी ओर दौड़ता है। वह उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अचानक एक अजीब सी दीवार उसे घेर लेती है। युबोम सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उसे पता चलता है कि चाओन ने ही उसे रोकने के लिए उस पर जेलीफिश का आवरण डाला था। चोन के आने से सभी राहत महसूस करते हैं और युबोम उससे पूछता है कि क्या उसके पास दवा है। चोन उसे यकीन दिलाता है
कि उसके पास है। वह उससे कहता है कि वह एक बोतल जिया को दे दे और दूसरी खुद ले ले। दवा पीने के बाद जिया शांत हो जाती है और बाद में रात में जागती है। उसके बगल में नारी सो रही होती है। जिया यह सोचकर उठ खड़ी होती है कि यह एक सपना है। तभी उसे युबा दिखाई देता है और चाउन आग के पास बैठे हैं। जब शियान मुड़कर जिया की तरफ देखता है तो वह लगभग बेहोश हो जाती है और चीखते हुए च्योन से पूछती है कि वह कौन है। जिया की चीख सुनकर जिया की नींद खुल जाती है और वह बिना देर किए उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करती है। फिर युबॉम जिया से कहता है कि वह अपना मोनोहोल चेक करे और जब वह चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसके अलावा उसका चेहरा भी सामान्य हो गया है। जिया यह देखकर दंग रह जाती है और युबॉम से पूछती है कि उसने उन लोगों को उनके घर पर कहाँ पाया। युबॉम हैरान है कि वह चियान को पहचान नहीं पाती, जबकि वह खुद उसे देखने के लिए रो रही थी। युबॉम समझ जाता है कि बहुत समय हो गया है, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पा रही है। हालांकि अच्छी तरह देखने के बाद जिया को आखिरकार पता चलता है कि चियान 17 नंबर का है। वह दौड़कर उसके भाई के पास जाती है ताकि पता चल सके कि क्या वह वाकई 17 नंबर को देख रही है, और वह हाँ कहता है। दोस्ताना व्यवहार करने के बजाय चियान आभा दिखाने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या कोई और लाल काई है। युबॉम जवाब देता है कि अब कोई लाल काई नहीं है, लेकिन जिया को कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि चियोन हमेशा से ही सबसे कम सहानुभूति रखने वाला इंसान था। फिर भी वह अपना मुखौटा उतारकर चियोन को उसके अब तक के सभी कामों के लिए धन्यवाद देती है। अचानक नारी को समुद्र में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और जिया उसे बताती है कि वह एक समुद्री परी है। जाहिर है वे असल में समुद्री घोड़े हैं जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, लेकिन जिया और युबोम ने उन्हें समुद्री परी का उपनाम इसलिए दिया क्योंकि उनके साथ खेलते समय वे परियों जैसे दिखते हैं। ये जाहिर है समुद्री घोड़े सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं और सूर्योदय के समय वापस लौट आते हैं। जिया बताती है कि अगर वे समुद्री परियों का पीछा करें तो उन्हें एक पीला चमकता हुआ क्वार्ट्स मिल सकता है। तभी चियोन को एहसास होता है कि वह अपना मुख्य उद्देश्य पूरी तरह भूल गया है। चियान फिर पूछता है कि सूरज कब उगेगा और जिया कहती है कि वह बहुत जल्द निकलेगा। चूंकि यही बात है, इसलिए चियान तैरने जाने का फैसला करता है। इस बीच बाहर वैज्ञानिकों ने यांत्रिक चिमेरा का अंतिम ज्ञात स्थान तटीय क्षेत्र दर्ज किया है। वैज्ञानिक एक बैठक कर रहे होते हैं जब एनी मोंगडू को बुलाती है, उससे पूछते हुए कि क्या वह टीडीए प्रयोगशाला के बारे में कुछ जानता है। मोंगडू कहता है कि उसने प्रयोगशाला के बारे में नहीं सुना है और एनी बताती है कि यह एक अवैध प्रयोगशाला थी जो बहुत समय पहले चल रही थी। मोंगडू उसे यह बताने की कोशिश करता है कि हनबिट अनुसंधान प्रयोगशाला उस तरह के काम नहीं करती जैसी वह चाहता है। मोंगडू बताता है कि बोकडियो ने उसे हमेशा एक ईमानदार शोधकर्ता बनने के लिए कहा था। कॉल के बाद मोंगडू सोचने लगता है कि एनी को अवैध प्रयोगशाला के बारे में कैसे पता चला। कुछ ही देर में उसका एक सेवक कमरे में प्रवेश करता है और उसे बताता है कि वे एक तरल धातु मंड्रेओरा बनाने में सफल रहे हैं। मोंगडू अपनी नई रचना से खुश है क्योंकि रिश्तेदारी के मामले में ये मंड्रेओरा बेहद असाधारण है। उसे खुशी है कि उसने थोड़ी तरल धातु पीछे छोड़ दी है। उसे पूरा यकीन है कि धातु मंड्रेओरा नारी का पीछा करेगा और उसे जल्दी से ढूंढ निकालेगा। फिर वह आदेश देता है कि वे नारी पर इनाम को तिगुना कर दे और सभी इकलास शिकारियों से भी भिड़ जाए। वह नारी को किसी भी कीमत पर ढूंढने के लिए बेताब है क्योंकि वह उसे अपने जीवन की एक उत्कृष्ट कृति मानता है। वापस दानव में लोक में युबॉम समुद्र के सामने खड़ा होता है और उसे चियन के साथ क्वार्ट्स के बारे में हुई बातचीत याद आती है। जाहिर है चियन ने उससे कहा था कि वह इसे अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे युबॉम हैरान रह जाता है। युबॉम को एहसास होता है कि चियन दानव लोक में अच्छा समय बिता रहा है। फिर चियन युबॉम से पूछता है कि क्या वह इंसानों की दुनिया में जाना चाहेगा, और युबॉम कहता है कि उसे पूरी तरह से उत्सुकता नहीं है, लेकिन वह देखना चाहता है कि चीजें कैसे बदल गई हैं। तब चियन ने उससे कहा कि वह वास्तव में उसे श्राप से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। उसके शरीर पर युबॉम इस बारे में उत्सुक है और चियान युबॉम को कीमियागर के बारे में बताता है और कहता है कि किम काफी कुशल है। चियान कहता है कि वह किम से मंत्रों पर शोध करवाना चाहता है, लेकिन वह युबॉम से आग्रह करता है कि वह अपनी उम्मीदें ज्यादा न बढ़ाए। युबॉम रोने लगता है और चियान से पूछता है कि वह हमेशा उनकी मदद क्यों करता है।
जबकि उन्होंने पहले कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। चियान बताता है कि भाई बहनों को देखकर वह प्रभावित होता है और सोचता है कि क्या जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है। चियान कहता है कि यूबी और उसकी बहन की मदद करके उसे विश्वास है कि वह जवाब ढूंढो। अब साफ समुद्र के सामने खड़े उसकी बहन अचानक दूर से प्रकट होती है और उसे एक रस्सी फेंककर उसे खींचने को कहती है, बिना यह जाने कि वह क्या है। युबॉम उसे खींचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में बहुत भारी है। युबॉम उसे जोर से खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और वह उस भारी वस्तु को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वह भारी मात्रा में क्वार्ट्स निकलती है। यह देखकर युबॉम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि चाओन और उसकी टीम ने किसी चीज की खुदाई की है। इतने बड़े नारी और चियोन ने क्वार्ट्स की खुदाई करते हुए पानी में तैरने का मजा लिया। जब वे सी फेयर के महल में पहुंचे तो वह बिल्कुल खूबसूरत था, बिल्कुल पीले महल जैसा। नारी चियोन से कहती है कि वह चाहती है कि वे फिर कभी महल देखें। वहां इतने सारे पत्थर हैं कि युबोम चियोन से पूछता है कि वह उन्हें अपने घर कैसे ले जाने की योजना बना रहा है। चियान कहता है कि उसे इस बारे में सोचना शुरू करना होगा। अचानक उसकी नज़र उनके ऊपर एक तोते जैसी आकृति वाले पक्षी पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी जो आमतौर पर चलता रहता है, उसे क्यों एक झुंड में अचानक अकेला उड़ रहा है। नारी तोते को देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि यह बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन जिया उसे बताती है कि जब वह पास जाएगी तो वह अपना विचार बदल देगी। जिया कहती है कि पक्षी 4 मीटर से ज्यादा लंबे हैं और बेहद खतरनाक हैं। उनके इतने भयानक होने की वजह से जिया और युबॉम उनसे उलझते भी नहीं हैं। हालांकि युबॉम पहले से ही चायोन के दिमाग में चल रहे इस बेतुके विचार को जानता है। चायोन इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि वह असल में एक ट्रक ढूंढ रहा था और पक्षी दिखाई दिया। वापस घर पर किशुक अभी भी अपना मन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वह देख सकता है कि उसका मोनोहोल वाकई बड़ा होता जा रहा है। वह अपनी उपलब्धि से प्रभावित है और उसे विश्वास है कि रैंक शिकारी बनने का उसका सपना शायद सच हो जाएगा। वह यही सोच रहा था कि तभी उसके पीछे धातु का मंड्रेओरा प्रकट हुआ। उस अजीब जीव को देखकर वह घबरा गया, लेकिन उसकी चिंताएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मंड्रेओरा के पीछे 3 डरावने रैंक शिकारी भी खड़े थे। शिकारी उसे पहचान गए, कियोज अपने गंजे सिर की बदौलत, और वे उसका मजाक उड़ाने में जरा भी देर नहीं लगाते। जाहिर है, जब कियोज प्रमोशन परीक्षा के लिए आवेदन करने गया था तो उन्होंने ही उसे धमकाया था। कियोज घबरा जाता है जब उसे अचानक पता चलता है कि बगीचे में 3 मंड्रेओरा अपनी जगह पर डटे हुए हैं और वे यह सब बेहद फैशनेबल तरीके से कर रहे हैं। शिकारी मंड्रेओरा को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक शिकारी मंड्रेओरा को धोखा देने की कोशिश में उसके पास जाता है। कियोज पहले से ही अपनी जान देने की तैयारी कर रहा है। जब सबसे बड़ा मंड्रेओरा शिकारी को इतनी जोर से लात मारता है कि वह दूर उड़ जाता है, तो मंड्रेओरा की रक्षा करे। आश्चर्यजनक रूप से यूबो और जिया एक ही समय पर घर पहुंचते हैं, जिससे वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शियान के घर में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है। ये जाहिर है, दोनों चियान से पहले उसके घर पहुंच गए थे, क्योंकि तोते जैसी आकृति वाला पक्षी इतनी धीमी गति से उड़ रहा था, क्योंकि चियान उसे वश में करने की कोशिश में उसे पीट रहा था।